दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन चौहानों का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज अपन चौहानों के ही एक बड़े राजा, वीर राजा, योद्धा राजा और प्रतापी राजा की बात करेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड, जिसको दुनिया जानती है। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड। देखिए, त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था या त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें अपने को पता है भाई पृथ्वीराज थर्ड की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। लेकिन उसके बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान को आज तक भुलाया नहीं जा सकता या आज तक भुलाया नहीं गया है और आगे भी यानी फ्यूचर में भी कभी भुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपन उस राजा की बात करते हैं। एक बड़े योद्धा राजा हुए थे भाई पृथ्वीराज चौहान, जिनको दुनिया जानती है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना, पृथ्वीराज थर्ड है जो पृथ्वीराज चौहान को जो दुनिया जानती है, जिस पृथ्वीराज चौहान को दुनिया जानती है वो जो तीसरा पृथ्वीराज है। ठीक है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं, पृथ्वीराज सेकंड जो जगदेव का बेटा था। ठीक है, तो इसी क्रम में जो पृथ्वीराज थर्ड हुआ था, ये तीसरा पृथ्वीराज हुआ था चौहानों में। ठीक है, तो थर्ड, सेकंड और जो फर्स्ट होता है ये भाई देखिए नाम के अकॉर्डिंग लगा दिया जाता है। आजकल तो अपने नाम ऐसे नहीं रखते, जैसे एक ही परिवार में भाई एक नाम के दो तीन बंदे नहीं हो सकते। आने वाली जो पीढ़ियों में भी शायद एक आध पीढ़ी में तो नहीं निकाला जाएगा। जैसे आज किसी का नाम है एक परिवार में, एक घर में, तो उसी का नाम आगे वाली पीढ़ी शायद ही निकाले। जैसे अपने दादाजी का नाम जो भी XYZ कुछ भी हो, लेकिन जो उसके पोते तक भी वर्तमान में तो जो दादाजी वाला नाम नहीं रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये समझने की कोशिश करना। लेकिन उस समय में ऐसा हो जाया करता था, जैसे पृथ्वीराज फर्स्ट हुआ था तो फिर ऐसे ही जो पृथ्वीराज फिर एक नाम निकाले उसको फिर सेकंड दे दिया गया, और फिर जो पृथ्वीराज ये हुआ था इसको थर्ड नाम दे देगा, पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, फिर थोड़ा ध्यान रखना। तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, या कंफ्यूजन हो ही जाता है स्टूडेंट्स का में भाई। अगर कोई चलो एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन और कोई अपने को जैसे मौखिक रूप से पूछ ले, भाई ये बताओ जो यानी तराइन का प्रथम और जो दूसरा युद्ध हुआ था, प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज कौन से क्रम का था या पृथ्वीराज कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, स्पेशल फैक्ट है, आपको भी थोड़ा इस प्रकार की नॉलेज होना चाहिए। 1177 से 1192 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। देखिए एक बार मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि इसका जो टाइम पीरियड है पृथ्वीराज थर्ड का, वो थोड़ा सा सही तरीके से नोट कर लेना है, सही तरीके से ध्यान रख लेना। ठीक है, 1177 से 1192 तक। जैसे अपन प्रताप पढ़ते हैं मेवाड़ में, उसी प्रकार से देखिए इंपोर्टेंट शासक है, इंपोर्टेंट राजा हुआ था पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, 1177 से 1192 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। जैसे अपन और जो शासकों के लिए पढ़ लेते हैं, जैसे बड़े शासक हुए थे, प्रताप हुए थे, तो उनके माता पिता पढ़ते हैं, तो वैसे ही इनका भी माता पिता का थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, पृथ्वीराज जो थर्ड था इसके पिता का नाम सोमेश्वर था। ठीक है, अपन बात कर चुके हैं कि पृथ्वीराज थर्ड सोमेश्वर जो चेदी के यानी MP के कलचुरी रियासत की चेदी वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, तो देखिए जो एक कर्पूरी देवी थी, ठीक है, यानी सोमेश्वर की पत्नी थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी पृथ्वीराज थर्ड की माता थे। ठीक है, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना। मध्य प्रदेश के कलचुरी रियासत के चेदी वंश के अचल राज की पुत्री थी कर्पूरी देवी। ठीक है, तो सोमेश्वर की पत्नी थी और पृथ्वीराज थर्ड की माता थी। देखिए 1166 में, ठीक है, 1166 में इसका जन्म होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखिए ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ 1166 और 1177, यानी 1166 में अगर इसका जन्म हो रहा है पृथ्वीराज थर्ड का और 1177 में राजा बन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में चल रहा होगा भाई यार इतनी कम उम्र में राजा। तो देखिए ये बात सही है, ये 11 वर्ष की उम्र में राजा बनता है। ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में राजा बनता है, यानी अपने जो बाल्यकाल में ही राजा बन जाता है, बाल्यावस्था में ही राजा बन जाता है पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, 1166 में जन्म होता है, 1177 में जन्म हो जाता है, यानी राजा बन जाता है, यानी कि 11 वर्ष की उम्र में राजा बनता है। ठीक है, अभी बाल्यावस्था में राजा है,
तो अभी पूरे जो प्रशासन के कार्य खुद नहीं कर सकता, जो भी डिसीजन है खुद नहीं ले सकता, ठीक है। जो भी वो डिसीजन होंगे वो इसके अपन अब से पहले पढ़ते आ रहे हैं। जो भी राजा कम उम्र में राजा बन रहे थे उनका कोई ना कोई संरक्षक बने थे या संरक्षिका बनी थी। अपन जैसे पढ़े थे वे देखिए, और तो आपको थोड़ा याद रहा होगा, जैसे रणमल किसका संरक्षण बनता है, राजकुमार चुंडा किसका संरक्षक बनता है। लेकिन एक और ध्यान रखना, जो अपन बात किए थे मेवाड़ में ही कर्मावती की, ठीक है, विक्रमादित्य की संरक्षिका बनती है कर्मावती, वैसे ही इधर माता बनती है कर्पूरी देवी पृथ्वीराज थर्ड की संरक्षिका। देखिए यहीं पे लिख लेते हैं, संरक्षिका भी थी, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज थर्ड की, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की संरक्षिका कर्पूरी देवी बनती है, यानी कि माता ही इसकी संरक्षिका बनती है। कर्पूरी देवी कहती है मैं ही संभाल लूंगी जो प्रशासन के जो भी कार्य है पृथ्वीराज थर्ड के, भाई ये राजा बनेगा, लेकिन बनना यही चाहिए राजा, इसके जो भी काम होंगे जो भी प्रशासन के कार्य होंगे वो मैं करूंगी, जो भी कोई आक्रमण वगैरह होंगे उनके भी जवाब मैं दूंगी। तो कर्पूरी देवी जो पृथ्वीराज थर्ड की माता थी, ये पृथ्वीराज थर्ड की संरक्षिका बनती है, क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड कम उम्र में 11 वर्ष की उम्र में ही राजा बन जाता है, ठीक। तो ध्यान रखना। देखिए थोड़ा सा आप लिखना चाहो तो लिख लेना। इसके कुछ मंत्री भी थे पृथ्वीराज थर्ड के, एंड देखिए बड़े शासक होते हैं उनके मंत्री दरबारी विद्वानों के बारे में तो थोड़ा ध्यान रख लिया करो, उनके बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पृथ्वीराज थर्ड के भी जो मंत्री हैं उनके आप नाम लिखना चाहो तो लिख लेना। कदम्बुवास या केमास एक मंत्री था इनका, कदम्बुवास को केमास भी कहा जाता था या कहते थे, ठीक है। कदम्बुवास जो ये एक ही है, कदम्बुवास या केमास, कदम्बुवास को केमास भी कहते थे। और एक जो मंत्री था भुवनमल था, ठीक है। देखिए कदम्बुवास या केमास जो था ये प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। ये भुवनमल था ये कर्पूरी देवी के जो पीहर पक्ष से था, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। और जो भाई जो एक आध इसके दरबार में गुजराती मंत्री भी थे, ठीक है। सोमेश्वर जो खुद गुजरात में रहता था, अपने ननिहाल में रहता था, सोमेश्वर ननिहाल से आता है और खुद फिर राजा बना था, तो ये आपको मैं बात बता चुका हूँ पहले। तो स्कंद वामन और सोड नाम के भाई कुछ गुजराती मंत्री भी थे, तो लिखना चाहो तो लिख लेना स्कंद वामन और सोड, ठीक है। तो नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, वो गुजराती मंत्री थे इसके दरबार में, पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में। लेकिन कदम्बवास और भुवनमल का इंपॉर्टेंट नाम आता है इनके मंत्रियों में, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। एक भुवनमल सेनापति था, कदम्बवास प्रधानमंत्री बना था, पीएम बना था, ठीक है। तो ये भी थोड़ी बात थी। अब बात आती है पृथ्वीराज थर्ड के जो भाई अभियान थे, जो संघर्ष चला था, जिन जिन के साथ इसका जो युद्ध वगैरह होता है, लड़ाइयाँ होती है, तो उनकी बात कर लेते हैं। देखिए पृथ्वीराज थर्ड इस प्रकार का जो राजा था, इस प्रकार का राजा था, या इसकी जो परिस्थितियां रही थी ये इस प्रकार से रही थी कि इसका जो विरोध था विदेशियों से भी होता है, विदेशी आक्रमण यानी विदेशी आक्रमणकारियों से भी होता है, जो यहाँ के जो अदर जो पड़ोसी राज्य थे उनके जो शासकों से भी इसका संघर्ष होता है, और यहाँ तक कि इसके घर में भी इसका विरोध होता है, ठीक है। इसके जो घर परिवार था इसमें भी जो परिवार के सदस्य भी इसका विरोध करते हैं, ठीक है। तो घर में भी विरोध होता है, पड़ोसी राज्यों के साथ भी विरोध होता है, और विदेशी आक्रमणकारियों के साथ भी संघर्ष होता है, ठीक है। तो अपन एक एक करके संघर्षों, विरोधों, युद्धों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड के बारे में। देखिए अपने जो इसके अपन बात कर चुके हैं अपर गांगे, ठीक है। अपर गांगे और नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ के बेटे थे, ठीक है। देखिए अपर गांगे को हटाकर उधर जगदेव का बेटा था पृथ्वीराज सेकंड, वो राजा बन जाता है। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में जो भी बात थी अपन में बना के बात कर लिए थे, फिर किस प्रकार से सोमेश्वर राजा बनता है, ठीक है। देखिए जब पृथ्वीराज थर्ड इधर राजा बन जाता है तब विग्रहराज चतुर्थ के जो बेटे थे अपर गांगे और नागार्जुन वो विरोध कर देते हैं पृथ्वीराज थर्ड के खिलाफ।
थोड़ा ध्यान रखना। अपर गांगे और नागार्जुन पृथ्वीराज थर्ड के खिलाफ विरोध कर देते हैं, भैया विग्रहराज चतुर्थ जो हमारे पिता थे उनके बाद हम राजा बनते, यहाँ तक कि मैं राजा बन भी गया था, लेकिन उधर पृथ्वीराज सेकंड हटाकर वो खुद राजा बन जाता है, तो वापस हमें ये सीट चाहिए, राजा की सीट हमें चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये विरोध करते हैं अपर गांगे और नागार्जुन, लेकिन पृथ्वीराज थर्ड काफी माइंडेड बंदा हुआ था आगे चल के। हालांकि शुरुआत में बाल्यावस्था में राजा बनता है, लेकिन इधर कर्पूरी देवी भी थी, संरक्षिका थी। कर्पूरी देवी की आगे और बात पढ़ेंगे, अभी और बात करेंगे। इसके जो मंत्री थे, इनकी जो रणनीति थे, और पृथ्वीराज थर्ड इनके विरोध को दबाता है, ठीक है। अपर गांगे और नागार्जुन के जो विरोध को दबाता है। ये देखिए, ये तो वापस मैं आपको बता रहा हूँ, अपर गांगे और नागार्जुन पृथ्वीराज थर्ड के चचेरे भाई थे, ठीक है। अपने चचेरे भाई अपर गांगे और नागार्जुन के विरोध को दबाता है। देखिए, जो ये नागार्जुन था, ये इसका मुख्य केंद्र बनाता है गुड़गांव को, ठीक है। हरियाणा के गुड़गांव, हरियाणा में पड़ता है गुड़गांव, तो गुरुग्राम या गुड़गांव को अपना मुख्य केंद्र बनाकर पृथ्वीराज थर्ड के खिलाफ विरोध करता है, लेकिन पृथ्वीराज थर्ड इधर इनके विरोध को दबा देता है, ठीक है। अब बात आती है भाई, जो अदर जो स्टेट थे, पड़ोसी राज्य थे, उनमें भी जो इसका विरोध किया जाता है। एक जनजाति थी, भंडानक जनजाति, ठीक है। जो हिसार हरियाणा में पड़ता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, HR मतलब हरियाणा। तो हिसार की जो भंडानक जनजाति थी, ये भी परेशान कर रही थी पृथ्वीराज थर्ड को। पृथ्वीराज जो थर्ड की जो सीमाएं लगती थी, इसके जो राज्य की सीमाएं लगती थी, इधर आकर जो भंडानक जनजाति लूटपाट करती थी। जैसे अलवर वाला क्षेत्र था, भरतपुर वाला क्षेत्र था, मथुरा वाला क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में भंडानक जनजाति लूटपाट करती रहती थी। अब जो इतना बड़ा राजा बन रहा है, एक शक्तिशाली राजा है, वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा मेरे राज्य में आकर या मेरे राज्य की सीमा में आकर कोई जनजातियां इस प्रकार की लूटपाट कर रही हो, ठीक है। तो फिर पृथ्वीराज जो चौहान थर्ड इस जनजाति के या भंडानक जनजाति के विद्रोह को भी दबाने जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये बात हुई है। अब बात आती है जो और दूसरे राज्यों के साथ अब इसके विरोध, यानी जो विरोध हो रहा था या संघर्ष चल रहा था, उसमें किस प्रकार से युद्ध होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपन बात किए हैं। सोमेश्वर पिता था, कर्पूरी देवी इसकी माता थी जो संरक्षिका बनी थी, और जो 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। कदमवास यानी कदमवास को कैमास भी कहते हैं, और भुवनमल इसके दरबार में मंत्री थे। वामन, स्कंद, शोड़ कुछ गुजराती मंत्री भी थे। अपर गांगे और नागार्जुन जो पृथ्वीराज थर्ड के चचेरे भाई थे, इनके यानी विरोध को दबाता है। हिसार हरियाणा में भंडानक जनजाति के विद्रोह को भी दबाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक युद्ध की, तुमुल या महोबा का युद्ध। देखिए, महोबा एक क्षेत्र का नाम है। तुमुल अलग प्रकार का शब्द है, अभी मैं तुमुल का अर्थ भी बताता हूं। देखिए, तुमुल का अर्थ होता है भयंकर तरीके से या प्रचंड तरीके से, ठीक है। तुमुल का अर्थ होता है भयंकर या प्रचंड तरीके से। जो लुड़ यानी युद्ध कर रहे हैं, तो भयंकर तरीके से किया हुआ युद्ध, ठीक है। तुमुल का युद्ध भी कहते हैं या महोबा का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध को 1182 में होता है, ठीक है। ये महोबा वाला जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जो लगता जो क्षेत्र है, ठीक है, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को महोबा कहते हैं। यहाँ पर जो युद्ध होता है, देखिए पृथ्वीराज इधर से रहता है। अब सामने वाला कौन था, तो सामने से था एक चंदेल शासक था, परमार्दित देव चंदेल। ठीक है, ये चंदेल शासक था परमार्दी देव। तो परमार्दी देव चंदेल और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में तुमुल या महोबा का युद्ध होता है 1182 में, ठीक है।
जो ये युद्ध था इसको पृथ्वीराज थर्ड जीतता है। देखिए जो ये थर्ड जो हार जीत की बात आती है तो भाई पृथ्वीराज थर्ड जीतता है, अपन मान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो ये युद्ध होता है तुमुल महोबा का, ये युद्ध जाना क्यों जाता है? देखिए ये युद्ध जाना जाता है पृथ्वीराज यानी सॉरी परमादिदेव चंदेल के दो सेनापति थे, आल्हा और उदय। ठीक है, आल्हा और उदल परमादिदेव चंदेल के सेनापति थे। देखिए ये ऐसा कहा जाता है, अपन आगे यानी गहड़ वालों का जो संबंध पढ़ेंगे पृथ्वीराज थर्ड से तो वहां पर भी थोड़ी बात कर लेंगे। ये गहड़ वालों ये जयचंद गहड़वाल के दरबार में थे इस समय ये युद्ध होता है। तब परमादिदेव चंदेल इनको बुलाता है। ये किसी न किसी बात पर नाराज थे, हालांकि कभी आला उदल के लक्ष्य अपन बात करेंगे, बात थोड़ी लंबी खिंच जाएगी, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। वे आला उदल की थोड़ी सी इससे टकराव चल रहा था परमादिदेव चंदेल से, तो ये जयचंद गढ़वाल के दरबार में गए हुए थे। लेकिन परमादिदेव चंदेल इनके पास लेटर भेजता है और वापस बुलावा भेजता है या बुलाता है वापस, और ये किसी न किसी प्रकार से आते हैं। इनकी जो माँ थी आला उदल की वो इनको कहती है भाई इस प्रकार से आपको आपके राजा ने बुलाया है तो आपको युद्ध के समय जाना चाहिए, ऐसे बैकफुट पर नहीं आना चाहिए। तो फिर आला उदल परमादिदेव चंदेल की तरफ से ये युद्ध लड़ने आते हैं। ठीक है, इस युद्ध में ये काफी भयंकर युद्ध होता है। अपन इसका अर्थ ही जाने तुमुल का भयंकर या प्रचंड गति से किया गया युद्ध। ठीक है, तो भयंकर तरीके से युद्ध होता है, काफी खून खराबा होता है, और ऐसा कहा जाता है वे जो ये लड़ते हुए दोनों मारे गए। ठीक है, दोनों मारे गए थे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भाई जो उदल है ये नहीं मारा गया था, आला मारा गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कोई अलग अलग इतिहासकार अलग अलग फैक्ट बता देते हैं, कोई कौन से को मारा हुआ बता देता है, कोई कौन से को मारा हुआ बता देते हैं। लेकिन अपने को ज्यादातर यही जानने को मिलता है कि परमादिदेव चंदेल की तरफ से लड़ते हुए आला और उदल मारे गए थे, जो परमादिदेव चंदेल के सेनापति थे। ठीक है, कौन से युद्ध में मारे जाते हैं? तुमुलिया महोबा के युद्ध में मारे जाते हैं लड़ते हुए। सामने वाले जो अपनी तरफ से था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस युद्ध को फाइनली जीतता कौन है? पृथ्वीराज थर्ड जीतता है। अब बात आती है भाई महोबा पर अधिकार कर लेता पृथ्वीराज थर्ड, तो फिर यहाँ पर कब्जा भी कर लिया, कब्जा करके अब यहाँ पर किसको नियुक्त करे, किसको प्रशासक बनाए? तो पृथ्वीराज जो थर्ड का एक सेनापति था पंजुम राय, उस जगह पर पंजुम राय भी नाम मिलता है। ठीक है, पंजुम राय या पंजुम राय नाम है, इसको महोबा का प्रशासक बना देता है। ठीक है, महोबा पर अधिकार कर लेता है पृथ्वीराज थर्ड, और अपने जो एक सेनापति था ये जो पंजुम राय, इसको महोबा का प्रशासक बना देता है। ठीक है, परमादिदेव चंदेल के सेनापति आल्हा और उदल लड़ते हुए मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, बहुत बड़ी वीरता के साथ लड़े थे भाई, इनको याद किया जाता है। देखिए अब एक तो सामने वाला जो विरोधी यानी दुश्मन मान लो परमादिदेव चंदेल को, यानी दुश्मन के जो सेनापति है वो लड़ते हुए मारे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी खुश होना चाहिए एक साइड से। ठीक है, लेकिन आला और उदल की वीरता के लिए इनको बड़े स्तर पर याद किया जाता है। ठीक है, आला और उदल कभी भुलाया नहीं जा सकता, जैसे पृथ्वीराज थर्ड पृथ्वीराज चौहान भुलाया नहीं जा सकता या कभी फ्यूचर में भी भुलाया नहीं जाएगा, वैसे ही आला और उदल की वीरता भी हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी या फ्यूचर में भी याद रखी जाएगी। ठीक है, कभी अलग से अपन बात करेंगे आला और उदल की वीरता के बारे में। ठीक है, अब बात आती है आगे और देखिए 1187 में एक लड़ाई और होती है। ऐसा कहा जाता है कुछ जगह पर अपने को 1187 मिलता है और कुछ जगह 1184 मिलता है। ठीक है, 2-3 साल तक ये युद्ध चला था, तो कुछ इतिहासकार कहीं पर या अपनी जो पुस्तकों में 1187 उल्लेख करते हैं और कुछ इतिहासकार 1184 उल्लेख करते हैं। ठीक है, गुजरात का एक शासक था भीमसेन। ठीक है, गुजरात का चालुक्य शासक या गुजरात का चालुक्य राजा था भीमसेन, और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में एक लड़ाई होती है। ठीक है, नागौर वाले क्षेत्र में लड़ाई होती है। भीमसेन जो गुजरात का था इधर नागौर वाले क्षेत्र तक आ जाता, और पृथ्वीराज थर्ड भी इधर नागौर वाले क्षेत्र में भीमसेन जो गुजरात का चालुक्य राजा था इससे लड़ाई करता है। ठीक है,
लगभग युद्ध चला था, 2-3 साल तक चला था। तो 1184 भी अपने को सन मिल जाता है और 1187 भी अपने को सन मिल जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। युद्ध होता है दोनों के बीच में। देखिए अब यानी भीमराज जो सेकंड था, चालुक्य राजा था, गुजरात का राजा था। ठीक है, तो वो शुरुआत में हारता है, उसको लगता है अपनी पार पड़ने वाली नहीं है, तो उसको लगता है अपन हारेंगे, तो फिर वो संधि करने की सोचता है। तो भीमराज जो सेकंड था, भीम सेकंड था, गुजरात का चालुक्य राजा, ये अपना ही एक बंदा भेजता है पृथ्वीराज थर्ड के पास। ठीक है, एक जगदेव प्रतिहार था। ठीक है, एक जगदेव प्रतिहार था जो भीम सेकंड का आदमी था, भीम सेकंड का कैंडिडेट था, भीम सेकंड का बंदा था। ठीक है, तो भीम सेकंड को लग रहा था अपन हार रहे हैं, तो जगदेव प्रतिहार को पृथ्वीराज थर्ड के पास भेजता है और ये संधि का प्रस्ताव लेकर आता है भीम सेकंड की तरफ से, गुजरात की तरफ से। तो इन दोनों के बीच में, पृथ्वीराज थर्ड और भीम सेकंड के बीच में फिर संधि कौन करवा देता है? जगदेव प्रतिहार। ठीक है, ये लड़ाई हो जाती है 1184 से 87 के आसपास तक ये लड़ाई होती है, यानी 2-3 साल तक युद्ध चलता है। अब इस लड़ाई के कारण की भी अब बात कर लेते हैं अपन। इस लड़ाई का जो कारण था, देखिए आप जिस प्रकार से आपको सही लगे या सुटेबल लगे वैसे आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, 1187 में गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में नागौर वाले क्षेत्र में एक युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद में यानी जगदेव प्रतिहार इन दोनों के बीच में संधि करवा देता है। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हो। अब इस युद्ध का, इस लड़ाई का कारण मैं बताऊं। देखिए दो कारण अपन देख सकते हैं। एक तो साम्राज्य विस्तार की नीति, जब जो भीमसेन था गुजरात वाला, वो अपने साम्राज्य में, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। क्यों ना भाई अपन इधर पृथ्वीराज थर्ड वाले जो क्षेत्र है, अजमेर वाला जो क्षेत्र है, सांबर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर मैं अधिकार करूं, भीमसेन की सोच थी। लेकिन पृथ्वीराज थर्ड भाई क्यों चुप बैठता, ये भी विरोध करता और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। एक तो ये कारण हो सकता है, ये कारण था साम्राज्य विस्तार की नीति। दूसरा कारण एक ये था, आबू की एक राजकुमारी थी इच्छिनी देवी। देखिए ज्यादातर जगह पर अपने को ये उल्लेख मिलता है। और पढ़ेंगे ऐसे अपन राजकुमारी की शादी की और पृथ्वीराज थर्ड की। देखिए आबू की राजकुमारी थी इच्छिनी देवी, नाम समझ में आ रहा होगा, इच्छिनी देवी। ठीक है, इच्छा से इच्छिनी देवी लिख लेना भाई आपका ना। तो राजकुमारी थी आबू की इच्छिनी देवी। तो इच्छिनी देवी से शादी करना चाहता था गुजरात का जो चालुक्य राजा था भीमसेन। ठीक है, जो भीमसेन इच्छिनी देवी से शादी करना चाहता था, वो पसंद करता था, लाइक करता था इच्छिनी देवी को। इधर भाई साहब भी चाह रहे थे भाई मैं इच्छिनी देवी से शादी करूं, यानी इच्छिनी देवी को पृथ्वीराज थर्ड भी पसंद करता था। अब बात यहाँ तक है भाई शादी कौन करे, तो भाई देखिए अकेले अकेले जाके चुपचाप जाके पृथ्वीराज थर्ड इच्छिनी देवी से शादी कर लेते हैं। ठीक है, भीमसेन था गुजरात वाला, उसको लगा यार ये तो गलत बात है, मैं शादी करना चाहता था, चुपचाप ही जाके जो पृथ्वीराज थर्ड कर लिया। तो फिर इनके बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, जो नागौर के क्षेत्र वाले युद्ध की बात बताएंगे 1184 और 87 वाला। ठीक है, तो ये गुजरात सॉरी आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी को लेकर भी ये युद्ध हुआ था, कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं। देखिए ऐसी इंटरेस्टेड जो बातें होती हैं, तो वो जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको भी तुरंत पसंद आती है, माइंड में जो बैठती है, तो ये जो बातें हिट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इच्छिनी देवी वाली जो ये प्रेम कहानी है, ये बात ज्यादातर अपने को मिल जाएगी, हर स्टूडेंट बताने की कोशिश करेगा जिसको पता हो, जो पढ़ रखा हो। ठीक, साम्राज्यवादी, देखिए कोई भी बड़ा शासक हो तो साम्राज्य विस्तार की कोशिश करेगा। एक जो ऐसे राजकुमारियों के लिए, लुगाइयों के लिए, लड़कियों के लिए हमेशा युद्ध थोड़ी ना कर सकता है। जैसे अपन उधर चित्तौड़ में भी पढ़े थे, कोई एक वो जो पद्मिनी ही रीजन थोड़ी ना हो सकती है जो इतने बड़े युद्ध का, इतनी बड़ी मारकाट हुई थी, तो यानी पद्मिनी ही अकेली कारण नहीं हो सकती। ठीक है, और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे अपन आर्थिक कारण भी पढ़े थे चित्तौड़ के। ठीक है, तो जो वैसे ही इनकी भी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति भी हो सकती है। तो बड़े शासकों की साम्राज्य विस्तार की नीति मुख्यतः होती थी। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है। पृथ्वीराज थर्ड इच्छिनी देवी से फाइनली शादी कर लेता है।
अब बात आती है चौहान गहड़वाल विवाद, ठीक है। अब से पहले अपने चंदेलों की बात कर लिए थे, ठीक है, और एक ये जो गुजरात वाली लड़ाई की बात किए थे। देखिए जो ये युद्ध है इनके बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना। जैसे फ्लो फ्लो में अपने को याद रहता है पृथ्वीराज थर्ड का जो युद्ध रहता है याद रहता है, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध याद रहता है, ठीक है। अब जैसे तुमुल महोबा वाले युद्धों पर अपन जा ही नहीं पाते ढंग से, और इनकी जो सन वगैरह याद ही नहीं रख पाते हैं, और ये किन किन के बीच हुए थे। तो मान लो अगर अपन रट के बैठ जाए तो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था ये अपने को पता है, गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में हुआ था। लेकिन भाई तो ये पूछ ले तुमुल या महोबा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, फिर अपना माइंड साइड में दौड़ने लगता है और अपन ढंग से कंफ्यूज हो जाते हैं यार किसके बीच में हुआ था, गहड़ वालों के बीच में हुआ था या चंदेलों के बीच में हुआ था। तो इस प्रकार की बातें आती हैं, यह कब हुआ था। तो तराइन वाले तो 91-92 की अपन बात याद रख लेते हैं, लेकिन 1182 इस प्रकार की बातें याद नहीं रख पाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये जो युद्ध है इनका तो अच्छे से ध्यान रख लिया करो। किसी भी बड़े शासक के कोई सा भी युद्ध पूछ सकते हैं, जरूर नहीं जो तराइन वाले युद्ध तो हर कोई याद करके बैठ जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और गौरी को कौन नहीं भूलेगा, इनको ढंग से याद रख लेते हैं हर स्टूडेंट। अब बात आती है चौहान गहड़वाल संबंध या विवाद। किस प्रकार से इनके बीच में विवाद होता है, किस प्रकार से इनके संबंध रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपन बात करते हैं इनके बारे में भी, आप भी हेडिंग डाल सकते हो। चौहान गहड़वाल विवाद जो हुआ था जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में होता है। चंदेलों का और चौहानों का जो युद्ध यानी विवाद हुआ था पृथ्वीराज थर्ड और परमार्दी देव चंदेल के बीच में हुआ था। इधर अपन बात करते हैं चौहान और यानी गहड़वालों की, तो ये जो होता है पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेस जयचंद गहड़वाल। ठीक है, गहड़वाल शासक था जयचंद। देखिए जो गहड़वाल शासक था जयचंद था एक कन्नौज का था, ठीक है। इसकी तो बात अपने को जो पृथ्वीराज वाली जो मूवी आई थी अक्षय कुमार की, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आपने देखा हो तो थोड़ी बहुत समझ में आ सकती है। हालांकि जो ये मूवियाँ होती है जो फिल्में होती हैं वो इतिहास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं बनाई जाती है, इतिहास को देखते हुए नहीं बनाई जाती है। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत बताया जाता है उसमें, लेकिन इतिहास के साथ काफ़ी छेड़छाड़ की जाती है जो ये फिल्म निर्माता होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई पूर्ण रूप से इतिहास को सही तरीके से दर्शाया जाता है फिल्मों में, ठीक है। छेड़छाड़ बड़े स्तर पर की जाती है, जो उनको ठीक लगता है, जो उनके ऊपर जैसा दबाव रहता है वैसा ही वे काम करते हैं, वैसा ही वे जो फिल्म में दर्शाते हैं। तो ये जो विवाद था इसको उस फिल्म में भी वैसे दिखाया गया है। तो जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में इन चौहान गहड़वाल विवाद होता है। देखिए अब इसका कारण की बात करें, एक दो कारण हो सकते हैं, ठीक है भाई। अपन जो पहले अभी गुजरात वाला युद्ध पढ़े थे 1184-27 के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो कारण हर किसी युद्ध का होता है। कोई भी अगर बड़ी घटना हो रही है तो या कोई युद्ध हो रहा है या कोई लड़ाई हो रही है तो उसके जो कारण भी होंगे, उसका महत्व भी होगा, फिर बाद में जो क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं तो वो भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं चौहान और गहड़वालों की जो विवाद हुआ था, वह विवाद चल रहा था, इसका क्या कारण था, ठीक है। देखिए जो चंदेल और गहड़वालों के बीच में गठबंधन हो रहा था, ठीक है। धीरे धीरे चंदेल और गहड़वालों के बीच में गठबंधन भी इस विवाद का एक कारण था। अब चंदेल और गहड़वालों का जो गठबंधन हो रहा था, मैं आप थोड़ा सा आपको समझा। जैसे मैं अभी बताया था थोड़ा सा कि आला और उदल परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे, ठीक है। आला और उदल जब परमार्दी देव चंदेल इधर तुमुल महोबा का युद्ध पृथ्वीराज थर्ड से लड़ता है, उस युद्ध से पहले आला और उदल इधर जयचंद गहड़वाल के दरबार में आ रखे थे, परमार्दी देव चंदेल से नाराज होकर, ठीक है। तो परमार्दी देव चंदेल से नाराज होकर इधर आला उदल गए आए हुए थे, फिर यहाँ से वापस यानी परमार्दी देव चंदेल के लोगों को ये इसके पास रखता है, अपने पास रख रखा है, और वापस आवश्यकता पड़ने पर आला और उदल परमार्दी देव चंदेल के पक्ष में लड़ने जाते हैं तुमुल या महोबा के युद्ध में।
तो कहीं ना कहीं एक गठबंधन का संकेत दे रहा है। तो गढ़वाल और जो चंदेलों का जो गठबंधन बन रहा था वो भी इस विवाद का एक कारण था। ठीक है, पहला कारण अपन पढ़ लिए हैं। दूसरा कारण की अपन बात करें, वही साम्राज्य विस्तार की नीति। जयचंद गढ़वाल भी चाह रहा था भाई मैं मेरा साम्राज्य का विस्तार करूं, यानी दिल्ली पर विस्तार, यानी दिल्ली तक विस्तार करूं, दिल्ली का उत्तराधिकारी आगे मैं बनूं। ठीक है, और इधर पृथ्वीराज थर्ड था, ये भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। जयचंद गढ़वाल को खुद के क्षेत्र में नहीं आने दे रहा था। ठीक है, दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में चल रहा था। यानी पृथ्वीराज थर्ड की सोच थी भाई मैं दिल्ली का उत्तराधिकारी मैं ही बन कर रहा हूँ, मैं ही बरकरार रहूँ, और जयचंद गढ़वाल चाह रहा था कि भाई दिल्ली का उत्तराधिकारी मैं बनूँ। ठीक है, दिल्ली का शासक मैं बनूँ, दिल्ली का राजा मैं बनूँ। तो ये भी एक कारण है। अब एक कारण फिर वो इंटरेस्टेड, जैसे जो राजकुमारियों वाली बात आती है वो, इसकी बात अपन करेंगे। जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता। ठीक है, संयोगिता जो थी जयचंद की बेटी थी। तो संयोगिता पृथ्वीराज थर्ड से बेपना मोहब्बत करती थी, एक प्रकार से प्रेम संबंध थे दोनों के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड की प्रेमिका थी संयोगिता, जो जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, पुत्री थी। ठीक है, अब देखिए एक प्रकार से आप सोचो भाई आज आपके साथ भी ऐसा हो कि आप कि कोई अपने दुश्मन की लड़की आपको पसंद करे कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, वो आपका दुश्मन उस लड़की, यानी उस लड़की का जो पिताजी है वो अथॉरिटी थोड़ी नहीं दे सकता है इस बात की, यार तुम मेरे दुश्मन के लड़के के साथ या मेरे दुश्मन के साथ तू इस प्रकार से विवाह करेगी तो मेरी क्या नाक रहेगी, मेरी क्या बचेगी, मेरी इज्जत क्या रहेगी। ठीक है, तो एक प्रकार से ये थोड़ा ध्यान रखो। जयचंद गढ़वाल का दुश्मन था पृथ्वीराज थर्ड, तो जयचंद गढ़वाल की जो बेटी संयोगिता पृथ्वीराज थर्ड से शादी करना चाहती थी। अब जयचंद गढ़वाल को बात पच नहीं रही थी भाई यार मैं कैसे मेरे दुश्मन से भाई मेरी बेटी की शादी कर दूं। तो संयोगिता की शादी जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज थर्ड से नहीं करवाना चाहता था। ठीक है, अब ये बात आगे बढ़ाते हैं अपन। कहानियां इस प्रकार से हैं, कहानियां जो चलती है मैं वो बताता हूँ। देखिए जो संयोगिता इच्छा जता रही थी अपने पिताजी के पास, जयचंद गढ़वाल के पास, मैं पृथ्वीराज थर्ड को पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ और मैं आगे चलकर इससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जयचंद गढ़वाल ये बात पचा नहीं रहा था। और जयचंद गढ़वाल या और कोई भी पिता हो, किसी भी लड़की का पिता जो उसकी लड़की इस प्रकार की हरकतें कर रही हो, वो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी अन्यत्र या दूसरी जगह जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जयचंद गढ़वाल की संयोगिता की शादी जल्दी से जल्दी किसी दूसरे शासक या दूसरे राजा या दूसरे राजकुमार के साथ करना चाह रहा था। अब देखिए उस समय में संयमवर रचा जाता था। ठीक है, तो संयोगिता के समय जो संयमवर रचा जा रहा था या उस समय संयमवर रचा जाता था। संयमवर का मतलब होता क्या मैं बताऊं कि संयमवर में आसपास की जो रियासतों के राजा और राजकुमार, जो भी कुंवारे राजा और राजकुमार हैं, वो आएंगे जयचंद गढ़वाल के दरबार में। ठीक है, सब राजाओं को इनवाइट किया गया, जयचंद गढ़वाल की तरफ से सभी को बुलावा भेजा गया। भाई आज इस दिन को, इस तिथि को, इस समय पर संयोगिता का संयमवर रचा जाएगा और आप जो भी इच्छुक हो यहाँ पे आ सकता, आप आपके रेज्यूम लेके आ सकते हो। ठीक है, तो सब राजा जयचंद गढ़वाल के दरबार में आते हैं। देखिए उसमें एक राजा को इनवाइट नहीं किया गया था, एक राजा को जो बुलावा नहीं भेजा गया था। वो कौन था? वो पृथ्वीराज थर्ड। जयचंद गढ़वाल के द्वारा संयोगिता के संयमवर में पृथ्वीराज थर्ड को बुलावा नहीं भेजा जाता है। अब जो सब राजा दरबार में आकर बैठ गए, अपना अपना जो डॉक्यूमेंट्स ले आए सब, भाई ये अपनी उपलब्धियां हैं, क्वालिफिकेशन है। संयोगिता को जयचंद गढ़वाल कहता है भाई जा बेटी, एक एक को जाके तो सबका इंटरव्यू ले सकती है, सबसे पूछ सकती है क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपकी। तो संयोगिता सब राजाओं के पास, सब राजकुमारों के पास जाती है, एक एक को पूछती है ठीक भाई रीट लेवल फर्स्ट में कितने नंबर आए, सेकंड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और भी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यानी टेस्ट वगैरह देते हो कि नहीं देते हो, टेस्ट में नंबर कितने आते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो, लाइब्रेरी जाते हो रूम पे पढ़ते हो, नाइट में पढ़ते हो डे में पढ़ते हो,
ठीक है। तो इस प्रकार की जो बातें पूछ पाछ के संयोगिता को कोई राजकुमार पसंद नहीं आता है। कोई जो कहता है भाई मैं तो लाइब्रेरी नहीं जाता, रूम पे ही पढ़ता हूँ, तो भाई तू अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करता, रूम पे सोता होगा, फिर पढ़ता होगा, फिर सोता होगा, तो उनको भी रिजेक्ट कर देती है। रीड लेवल फर्स्ट में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर भाई तू जब रीड लेवल फर्स्ट में तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो सेकंड में क्या होगा, फिर आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनमें क्या होगा, RS IAS में क्या होगा, उनमें तो कुछ हो ही नहीं सकता तेरा, उनको भी रिजेक्ट कर देती है। अब संयोगिता को कोई पसंद नहीं आता है। संयोगिता के जो पिता था जयचंद गहड़वाल, वो इसको बुलावा नहीं भेजा था पृथ्वीराज थर्ड को, लेकिन इसकी और बेइज्जती करता है जयचंद गहड़वाल। इसकी एक प्रतिमा बनवाता है, एक स्टेचू बनवाता है, ठीक है, एक मूर्ति बनवाता है। और जो जयचंद गहड़वाल के दरबार के जो दरवाजे पर या गेट पर इसकी मूर्ति को रखता है, जहां पर चप्पल जूते उतारे जाते हैं वहां पर एक प्रकार से गेट कीपर के रूप में पृथ्वीराज थर्ड की मूर्ति को रखता है। और जयचंद गहड़वाल अनाउंसमेंट करता है वहां पर बड़े दरबार में, कहता है पृथ्वीराज थर्ड की औकात मेरे गेट कीपर की जितनी है, ठीक है। तो और बेइज्जती। अब संयोगिता को कोई इधर से पसंद नहीं आ रहा था। संयोगिता पहले से पृथ्वीराज थर्ड से प्रेम करती थी, तो फिर संयोगिता आगे क्या एक्शन लेती है देखिए। अब संयोगिता पूरे दरबार से माला लेकर आती है, बाहर गेट की तरफ आती है और जल्दी से पृथ्वीराज थर्ड के गले में या पृथ्वीराज थर्ड की मूर्ति प्रतिमा या स्टेचू के गले में वो माला डाल देती है। पर संयोगिता अपने पिता जयचंद गहड़वाल से कहती है भाई मेरा पति या मेरा होने वाला पति पृथ्वीराज थर्ड है, मैं पृथ्वीराज थर्ड से प्रेम करती हूँ, आगे जाकर मैं इससे ही शादी करूंगी या विवाह करूंगी। अब देखिए पृथ्वीराज थर्ड भी थोड़ा सा आगे था इस यानी जयचंद गहड़वाल से, बहुत वीर योद्धा हुआ था। पृथ्वीराज थर्ड तो ऐसे थोड़ी ना था, छोटा मोटा राजा थोड़ी या छोटा मोटा शासक थोड़ी ना था। तो पृथ्वीराज थर्ड इधर जयचंद गहड़वाल के दरबार से या किले से बाहर ही अपनी जो सेना लेकर बैठा हुआ था। अपनी सेना लेकर जयचंद गहड़वाल के जो किले या दरबार के बाहर अपने सेनापतियों को छिपा रखा था, घात लगाकर बैठा था। जैसे ही संयोगिता पृथ्वीराज थर्ड की मूर्ति पर जो ये माला पहनाती है, उसी समय पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान थर्ड आता है और संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर ले जाता है, ठीक है। एक प्रकार से अपहरण मान सकते हैं, लेकिन वहां से जो जयचंद गहड़वाल के दरबार से उठाकर संयोगिता को ले जाता है, ठीक है। अपनी सेना को पहले से ट्रेंड कर रखा था पृथ्वीराज थर्ड और ये कह रखा था कि मैं संयोगिता को ले जाकर जब तक अजमेर तक ले जाऊं तब तक आप जयचंद गहड़वाल की सेना को रोक कर रखना, और जब तक मैं शादी कर लूं तब तक इसकी सेना को रोक के रखना। हालांकि फिर विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, विरोध होता है, लेकिन वो तो लाके अब शादी कर लेता है, पृथ्वीराज थर्ड संयोगिता से शादी कर लेता है, ठीक है। तो ये बात उस जो पृथ्वीराज वाली जो मूवी आई है अक्षय कुमार की, इसमें भी थोड़ी बहुत बताई गई है, ठीक है। तो ये बात थी संयोगिता की। पृथ्वीराज संयोगिता का जो भी लड़ाई वगैरह जो शादी थी इसके बारे में बता दिया। जयचंद गहड़वाल संयोगिता का पिता था, इधर से पृथ्वीराज थर्ड पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ठीक, थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो ये प्रेम कहानी है पृथ्वीराज थर्ड और संयोगिता की, जो ये प्रेम कहानी है इसको अलग अलग इतिहासकार स्वीकार करते हैं, ठीक है। अपन बात कर चुके हैं दशरथ शर्मा की पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ठीक है। तो दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टी में इस प्रेम कहानी को स्वीकार करता है या एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एक अपन सीवी वैद्य पढ़े थे, चिंतामणि विनायक वैद्य, ठीक है, बप्पा राहुल की तुलना चार्ल्स मॉर्टेल से करता है, ठीक है। तो सीवी वैद्य जो जिनका पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य, उन्होंने भी इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है या एक्सेप्ट किया है। देखिए गोपीनाथ शर्मा, ठीक है, एक इतिहासकार और भी हैं गोपीनाथ शर्मा, तो गोपीनाथ शर्मा ने भी इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है, ठीक है। तो कौन कौन स्वीकार करते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टी में स्वीकार करता है या उल्लेख करता है भाई जो ये कहानी है जो ऑथेंटिक है या सही है। गोपीनाथ शर्मा भी इस प्रेम कहानी को स्वीकार करते हैं और जो सीवी वैद्य भी इस प्रेम कहानी को स्वीकार करते हैं। अब आती है बड़े जो युद्ध हुए थे पृथ्वीराज थर्ड को जिन युद्धों के लिए जाना जाता है उन युद्धों की बात करते हैं, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं त्राइन के प्रथम युद्ध की। त्राइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। अब बात आती है विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष या विरोध या युद्ध या लड़ाई, ठीक है।
अब तक अपन बात कर रहे थे भाई इसके खुद के घर से किस प्रकार का विरोध होता है, इसके घर में खुद का यानी भाई इनके घर में किस प्रकार का विरोध होता है, कौन कौन विरोध करता है। प्रकांड के नागार्जुन की बात कर लेते हैं, जो पड़ोसी जो जनजातियां थी पड़ोसी रियासतों की, उनमें किस प्रकार का विरोध होता है इनका जो पृथ्वीराज स्थल का, और जो पड़ोसी राज्य थे उनसे किस प्रकार से विरोध होता है या लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं। जैसे तुमुल महोबा का युद्ध की बात कर लिए, ठीक है, गुजरात वाली अपन बात कर लिए थे, और जो गहड़ वालों से भी युद्ध हुआ था या लड़ाई हुई थी उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए जो गहड़ वालों के जो था, ऐसा कहा जाता है, अपन थोड़ा सा ये थोड़ा ठीक रहे अगर इन युद्धों के बाद में अपन बात करें तो, लेकिन जयचंद गहड़वाल के लिए ऐसा कहा जाता है कि जयचंद गहड़वाल की जो बेटी संयोगिता थी इसकी इस प्रकार से शादी कर लेता है। उसके बाद में कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भाई जयचंद गहड़वाल ने मोहम्मद गौरी को इन्वाइट किया था इधर पृथ्वीराज थर्ड से लड़ने के लिए कि अपन दोनों मिलकर पृथ्वीराज थर्ड वॉर आएंगे, ठीक है। देखिए ये बातें ऑथेंटिक नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड से जब लड़ता है मोहम्मद गौरी, तो उसके बाद में ऐसा अपने को जानने को मिलता है, अपने को पढ़ने को मिलता है कि जो मोहम्मद गौरी जयचंद गहड़वाल पर भी आक्रमण कर देता है। अब आप ही बताइए, आप ही सोचिए, जो बंदा उसको अगर पृथ्वीराज थर्ड से लड़ने के लिए बुला था तो कम से कम उससे तो रिलेशन ठीक रख सकता था वो, तो वैसे उसके ऊपर वापस आक्रमण कैसे करता? जयचंद गहड़वाल के ऊपर ही मोहम्मद गौरी आक्रमण क्यों करता? वही तो उसको बुला रहा है। कुछ इतिहासकार ऐसा मान रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिक नहीं हो सकता, लेकिन कुछ इतिहासकारों को मानना है, ठीक है, कि जयचंद गहड़वाल ही मोहम्मद गौरी को इधर आमंत्रित करता है, बुलाता है, इनवाइट करता है कि अपन पृथ्वीराज थर्ड के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इस प्रकार की बातें होती रहती है। अलग अलग जो लोग होते हैं अपना अपना अलग अलग विचार देते रहते हैं। ऑथेंटिक क्या होता है और क्या नहीं होता है उसको अपने को जानना चाहिए, ठीक है। देखिए जो इतिहास की बातें अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपना मत रख देते हैं, ठीक है। अब उत्तरायण का प्रथम युद्ध की बात करते हैं। देखिए उत्तरायण का प्रथम युद्ध 1191 होता है। उत्तरायण का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, टाइम पीरियड को जरूर ध्यान रख लेना, टाइम पीरियड क्या बट जो सन है ये थोड़ा याद रख लेना। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रथम और द्वितीय तो याद रहते हैं, तुमुल महोबा वाले याद रहे न रहे, लेकिन इनको तो ज़्यादातर स्टूडेंट याद कर लेते हैं। 91-92, ठीक। पृथ्वीराज थर्ड और जो मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेस मोहम्मद गौरी। देखिए थोड़ा सा ये भी बात ध्यान रख लेना, अपन जैसे चंद्रवरदाई की बात किए थे, भाई चंद्रवरदाई नहीं है, चंद्रवरदाई नाम, सूर्यमल मिश्रण नहीं है, सूर्यमल मिश्रण है, ठीक है। वैसे ही गौरी गौरी नहीं है नाम, ठीक है, गौर है। गौर इसका यानी गौरी है इसका नाम, ये गौर प्रांत का था, ठीक है, गौर प्रांत का था ये बंदा, इसलिए इसका नाम क्या है गौरी लगाया गया है या गौरी लगा था। अफगानिस्तान में या गजनी का शासक था, अफगानिस्तान या गजनी का शासक था। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अफगानिस्तान के गजनी का गौर प्रांत का शासक था या आक्रमणकारी था एक प्रकार, ठीक है, मोहम्मद गौरी, तो ऐसे इसका नाम पड़ता है होता है गौरी, ठीक है, गौर प्रांत का था इसलिए। देखिए तराइन है हरियाणा के करनाल में पड़ता है, ठीक है, करनाल हरियाणा में जो तराइन वाला जो क्षेत्रीय स्थान पड़ता है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना कि तराइन है कहाँ पे, तो हरियाणा में आता है, ठीक। करनाल भी ऑप्शन में आ जाए कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए भाई, आप युद्ध के बारे में याद रख रहे हो, कोई पूछ ले भाई ये हुआ कहाँ पे था, तराइन कहाँ पे है, ठीक, तो हरियाणा में। देखिए शुरुआत की बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, 1178 के आसपास, ठीक है, 1178 के आसपास इधर से यानी सिंध से होते हुए वाया सिंध गुजरात होते हुए भारत पर आक्रमण करना चाहता था, ठीक है, सिंध से होते हुए गुजरात होते हुए भारत में एंट्री करना चाहता था। लेकिन 1178 में भीम सेकंड जो उधर राजा था यानी गुजरात का, ठीक है, भीम सेकंड या मुदराज सेकंड, तो 1178 में सिंध से होते हुए गुजरात में आक्रमण करता है, गुजरात से एंट्री करना चाह रहा था। लेकिन 1178 में वहां पर जो गुजरात का राजा था मुदराज सेकंड या भीम सेकंड, ठीक है,
तो वो बाल्यावस्था में राजा था। ये गुजरात पर आक्रमण करता मोहम्मद गोरी 1178 में। उस समय राजा था भीमराज सेकंड या मूलराज सेकंड, भीम सेकंड या मूलराज सेकंड। उसकी जो माता थी नायिका देवी। देखिए इतिहासकार या कुछ जो लोग हैं वर्तमान में जो पॉलिटिक्स में दबे हुए हैं, वो नायिका देवी जो इस प्रकार की जो एक शासिका होती है, जो शासक हैं, इनका नाम दबा देते हैं, इनके नाम को ज्यादा उच्च स्तर पर नहीं ला पाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव होता है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से नहीं, इन दबाव को भाई इस प्रकार से भी नहीं झेलना चाहिए कि अपन गलत को गलत और सही को सही नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर क्या मतलब है भाई, गलत को गलत बता दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सही को सही भी तो बताना चाहिए ना। तो नायिका देवी का नाम ज्यादा इतिहास में नहीं बताया जाता, नायिका देवी का नाम भुलाया जा रहा है। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए इतिहासकारों को कि इनके नाम को आगे उठाया जाना चाहिए या उच्च स्तर पर लाया जाना चाहिए। तो नायिका देवी मूलराज सेकंड की माता थी, संरक्षिका थी। ठीक है, मूलराज सेकंड या भीम सेकंड की जो संरक्षिका थी, उनकी माता थी नायिका देवी। तो नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी को 1178 में जो आबू का जो तराई वाला क्षेत्र था, आबू का जो तलहटी वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में नायिका देवी मोहम्मद गोरी को हराती है, बुरी तरीके से हराती है और वापस भगाती है। ठीक है, 1178 की बात कर रहे हैं। 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है, यानी सिंध से होते हुए इधर एंट्री करना चाह रहा था भारत में गुजरात की तरफ से। गुजरात में उस समय शासक था 1178 में मूलराज सेकंड या भीम सेकंड। उसकी जो संरक्षिका थी उसकी माता नायिका देवी। तो नायिका देवी आबू वाला जो क्षेत्र था, आबू का जो तलहटी क्षेत्र था, आबू का जो तराई वाला जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में मोहम्मद गोरी को बुरे तरीके से हराती और भगाती। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मोहम्मद गोरी को लगाया इधर से पार नहीं पड़ती, इधर जो महिला शासिका है ये पीटती है, बुरे तरीके से पीटती है, बेइज्जती होती है, महिला के हाथों से पीटते हैं, तो अपन इधर से अपनी पार नहीं पड़ेगी। अब मोहम्मद गोरी फिर रुकता थोड़े बहुत दिनों तक, यानी एक प्रकार तसल्ली खाता है, त्यावस खाता है। ठीक है, प्लान करता है, प्लान बनाता है, वापस अब किधर से अपन अटैक करें। 1186 के आसपास, ठीक है, 1186 के आसपास की बात है। वापस से पंजाब की तरफ से, अब उत्तर भारत की तरफ से आक्रमण करने की सोचता है, उत्तर भारत की तरफ से एंट्री करने की सोचता है भारत में, यानी कि इधर से एंट्री करने की सोचता है, जैसे पाकिस्तान पंजाब होते हुए। ठीक है, पाकिस्तान वाला जो पंजाब की तरफ से आक्रमण करने की सोचता है, और इधर से एंट्री करेंगे इंडिया में, उधर गुजरात की तरफ से तो अपने को लुगाई पीटती है, महिला ही पीटती है। ठीक है, ढंग से, तो इधर से तो अब एंट्री नहीं करेंगे, उधर से अपनी बस की बात नहीं, तो इधर से एंट्री करने की सोचता है। अब ये आते आते जो इंडिया वाला पंजाब था, भारत वाला पंजाब क्षेत्र था उस समय, उस क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। उस क्षेत्र में जो बठिंडा वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, आक्रमण करके और अधिकार कर लेता है। इधर पृथ्वीराज थर्ड को लगता है यार कि इधर जो मेरे वाले क्षेत्र में ये क्यों अधिकार कर रहा है, अधिकार कर लेता है। और इसका जो एक जियाउद्दीन, देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, मोहम्मद गोरी बठिंडा, ये जो आक्रमण होता है या युद्ध होता है, टाइम का जो प्रथम युद्ध होता है, ये बठिंडा को लेकर हुआ था, इसका मुख्य कारण ये था, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो भाई बठिंडा पर जब आक्रमण करता है, अधिकार करता है मोहम्मद गोरी, तब बठिंडा का प्रशासक किसे नियुक्त करता है, तो जियाउद्दीन को नियुक्त करता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें। बठिंडा पर आक्रमण करके कब्जा करके जियाउद्दीन को प्रशासक बना देता है, मोहम्मद गोरी वापस चले जाता है। पृथ्वीराज थर्ड को लगा यार मेरे क्षेत्र में कब्जा भी कर लिया, प्रशासक भी बना दिया, तो ऐसे तो मैं इस बात को पचा नहीं सकता, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, कर सकता है। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड इधर सेना लेकर जाता है, जियाउद्दीन जो वापस मोहम्मद गोरी के पास मैसेज करता है, उधर से भाई साहब आ रहे हैं, लठ ले गए। मोहम्मद गोरी को पता लगता है तो मोहम्मद गोरी भी वापस खुद की सेना लेकर आता है, और पृथ्वीराज थर्ड भी इधर से सेना लेकर जाता है। ठीक है, इस युद्ध का मुख्य कारण आप लिख लेना, बठिंडा के लिए लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध, तो ये कारण लिख लेना। पृथ्वीराज थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में
1191 में तराइन में युद्ध होता है, तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध को पृथ्वीराज जीतता है, ठीक है, इस युद्ध को पृथ्वीराज जीतता है, तराइन के प्रथम युद्ध को पृथ्वीराज जीतता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। देखिए, दिल्ली का एक गोविंदराज तोमर था, ये गोविंदराज जो तोमर था, अपन थोड़ी बात कर चुके पहले तोमर और तोमरों की, ठीक है। तो दिल्ली का था, ये था बंदा, ये पृथ्वीराज थर्ड का बंदा था, पृथ्वीराज थर्ड का आदमी था, पृथ्वीराज थर्ड का कैंडिडेट था, सेनापति मान सकते हो या सैनिक मान सकते हैं, यानी कुल मिला के पृथ्वीराज थर्ड का आदमी था, ये पृथ्वीराज थर्ड के पक्ष का था। ये मोहम्मद गोरी को पकड़ लेता है, ठीक है, मोहम्मद गोरी को घायल कर देता है, यानी छुरा फेंकता है या आक्रमण करता है, किसी भी प्रकार से कोई हथियार फेंकता है और उससे मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है, यानी और उसको गिरफ्तार कर लेता है, पृथ्वीराज थर्ड के पास ले आते हैं। ये बंदा कौन? मोहम्मद गोरी, भाई साहब आप संभालो इसको। पृथ्वीराज थर्ड के पास ये गिड़गिड़ाता है, पृथ्वीराज थर्ड कहता है भाई ठीक है, तेरे साथ क्या किया जाए, ऐसा कहा जाता है। मोहम्मद गोरी गिड़गिड़ाता है और इस प्रकार की बातें करता है, जो आपको वो करना चाहिए मेरे साथ कि किसी राजा को उसके दुश्मन के साथ क्या करना चाहिए वो बताओ, आप मेरे साथ कर सकते हो। भाई अगर आप एक राजा हो, मैं आपका दुश्मन हूं, तो राजा दुश्मन के साथ क्या बर्ताव करे उसी प्रकार का बर्ताव आप कर सकते हो। मोहम्मद गोरी ऐसा कहता है और गिड़गिड़ाता है, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड को लगता है भैया इस प्रकार से माफी मांग रहा है, पैरों में पड़ रहा है, पैरों पागड़ी रख रहा है, तो अपने को छोड़ देना चाहिए। ये अपनी सनातन संस्कृति की एक बड़ी विशेषता रही है। कोई माफी मांगता है तो माफी मांगने वालों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। कोई दुश्मन की सेना भाग रही है तो भागने वाली जो सेना पर, भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया जाता है। ये हिंदू संस्कृति के उस समय के रीति रिवाज थे, आज भी ऐसा हमें मिल जाता है। कुछ स्तर तक भाई बदल चुका है या संस्कृति बदल चुकी है अपनी भी, लेकिन आज भी किसी के सामने माफी मांग लेते हैं अपन गलती करके, तो अगर सामने वाला झुक जाए तो माफ कर देता है, ठीक है। तो पृथ्वीराज थर्ड के सामने मोहम्मद गोरी आ जाता है, यानी गिरफ्तार कर लिया जाता है मोहम्मद गोरी, यानी गोविंदराज तोमर के द्वारा। लेकिन पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गोरी को छोड़ देता है, ठीक है, वार्निंग देके छोड़ देता है, मोहम्मद गोरी चले जाता है यहाँ से, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और ध्यान रख लेना, इस युद्ध में, तराइन के जो प्रथम युद्ध में, इसका एक सेनापति था पृथ्वीराज थर्ड का, चामुंडराय, नाम लिख लेना इसका तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चामुंडराय तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड का सेनापति था, ठीक है। गोविंदराज तोमर जो दिल्ली का था, इसने मोहम्मद गोरी को गिरफ्तार किया था, लेकिन चामुंडराय पृथ्वीराज थर्ड का सेनापति था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो मोहम्मद गोरी को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन माफ करके छोड़ देता है पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। तो ये बात थोड़ा याद रखना। अब देखिए 91 में युद्ध होता है, 92 में दूसरा युद्ध होता है। अब ये बात हो जाती है मोहम्मद गोरी वापस चले जाता है। अब बात आती है दूसरे युद्ध की, द्वितीय युद्ध की। देखिए मोहम्मद गोरी बैठा बैठा उधर इस प्रकार की बेइज्जती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अब वो बैठे बैठा प्लान बना रहा था, भाई यार मेरे को इस प्रकार से मारे हैं, मेरे को पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिए, माफी मंगवाए हैं, पैरों में मैं जब गिड़गिड़ाया हूं तब जाकर छोड़े हैं। वो तो उनकी संस्कृति कहती थी कि माफी मांगने पर छोड़ दिया जाए, वरना मुझे मार दिया जाता। मुझे तो इस प्रकार की जो बातें, और मुझे क्या किया जाए बता, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इस प्रकार की और बातें कर रहे थे। लेकिन किसी न किसी प्रकार से अब वो छोड़ दिए हैं। उनकी संस्कृति कहती है, हिंदू संस्कृति कहती है कि माफी मांगने पर छोड़ दिए जाते हैं और भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया जाता है। लेकिन अपनी संस्कृति इस प्रकार से नहीं कहती है, अपन वापस युद्ध लड़ेंगे और इस बार ढंग से हराएंगे। तो मोहम्मद गोरी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो अपने परिवार से भी नहीं मिलता है 92 के बाद, यानी 92 तक, यानी दूसरे युद्ध तक या पृथ्वीराज थर्ड को हराने तक,
अपने परिवार वालों से नहीं मिलता है, अपने घर परिवार को टाइम नहीं दे पाता है। ठीक है, बैठा बैठा प्लान करता रहता है, अपनी सेना तैयार करता रहता है पृथ्वीराज थर्ड को हराने के लिए। वापस आता है यानी एक बार तो अपना दूत भेजता है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, कि दूत आकर पृथ्वीराज चौहान को कहता है कि गौरी ने ये संदेश भेजा आपके लिए कि आपको संधि कर लेनी चाहिए और अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, अधीनता एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए गौरी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान उस दूत को कहता है कि हमारी संस्कृति कहती है कि भाई इस प्रकार से दूत दरबार में आता है उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए और उसको भाई गलत नहीं किया जाना चाहिए उसके साथ, वरना मैं तुझे यहाँ पे मार देता और तू वापस चले जा। और गौरी को कह देना अगर करना चाहे तो युद्ध कर लेना, वरना पहले जैसे पकड़ा गया था अब की बार मार दूंगा मैं। ठीक है, दूत वापस जाता है गौरी के पास, गौरी को इस प्रकार की बात बताता है। गौरी भी वापस सेना लेकर आता है इधर, और गौरी टेंट लगाकर बैठ जाता है। गौरी वापस एक और मैसेज भेजता है, ये एक और दूत भेजता है, जो भाई साहब थोड़ी गलती हो गई, मैं जो दूत भेजा था वो अलग तरीके से भेजा था, वहाँ उसको भेजने में भी गलती हो गई। मैं आपको हराने यानी जो मुझे आपने पिछली बार हराया था उसके बाद में वापस मेरे घर पे गया ही नहीं, उधर जो मेरे बड़े भैया राजा बने बैठे हैं उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे मारेंगे। तू अरे निकम्मे, तू हार के आ गया, वापस हार के आ गया तो मेरी बेइज्जती होगी, वो मेरे को मारेंगे। तो मैं वहाँ पे नहीं जा पाया, मैं इधर ही बैठा हूँ, इधर ही भटक रहा हूँ और मैं आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और मुझे यहाँ पर रहने के लिए टाइम दिया जाए, मैं आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं करूँगा। इस प्रकार की बातें करता है। पृथ्वीराज चौहान को लगता है यार ठीक है, बंदा बैठा है चुपचाप है, अपने को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है और कभी भी। लेकिन पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना लेकर पहुंच तो गया था, डेरे अलग अलग लगाए रखे थे, अलग अलग लगा के बैठ गए एक जगह पे, अलग अलग जगह पे। मॉर्निंग इवनिंग में जैसे घूमता यानी मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज चौहान को मिल जाए तो दुआ सलाम कर जाए, राम रूमी शाम सुमी कर जाए। ठीक है, और हाई येलो हो जाए अच्छी बात है। पृथ्वीराज चौहान को लगा यार बंदा ठीक तो है, परेशान नहीं कर रहा कोई, अपने को क्या नुकसान है, पड़े रहने दो इसको, यहाँ पे बैठा चुपचाप से अपनी सेना लगा के। मोहम्मद गौरी वहां पे बैठा बैठा भी अपनी प्लानिंग तैयार कर रहा था किस प्रकार से पृथ्वीराज थर्ड को हराना है। ऐसा कहा जाता है कि अपने सेनापतियों को इस प्रकार से ट्रेंड कर रहा था। एक जो सर्दियों का टाइम बताया जाता है, सर्दियों का टाइम था, सर्दियों के टाइम में ऐसा प्लान करता है कि भाई अपने यानी मोहम्मद गौरी अपने सेनापतियों से कहता है भाई आज रात में आग जलाओ, अपने बड़े बड़े स्तर पर आग जलाओ, सामने वाली जो सेना को ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो, या पृथ्वीराज की सेना को ऐसा प्रतीत हो, या पृथ्वीराज थर्ड को ऐसा प्रतीत हो कि सर्दी में बैठे हैं मोहम्मद गौरी के सेनापति और सैनिक बैठे हैं, मोहम्मद गौरी तप रहा है, ताप रहा है, ठंड लग रही है तो आग जला के बैठे हैं। ठीक है, आग जलाएंगे तो अपन भी अगर दूर कोई डेरा डाल रखा और अपने को लग रहा है रोज वहां पे बैठा रहे तो अपने को यही लगता है तप रहे होंगे, हाथ ताप रहे होंगे, ठंड लग रही होगी, वहां पे आग जला के इस प्रकार से प्लान करता है कि मोहम्मद गौरी आग को जला के छोड़कर आ जाता है और साइड से आक्रमण करता है। ठीक है, सुबह जल्दी आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी आग जला देता उधर अपने सैनिकों पृथ्वीराज थर्ड को इस प्रकार से प्रतीत करवाता है कि मोहम्मद गौरी की सेना और मोहम्मद गौरी वह आग सेक रहे हैं, आग ताप रहे हैं। ठीक, लेकिन आपको उसी जगह अब यार ये थोड़ी नहीं देख सकते इतनी दूर से कि भाई वहां पे बंदे बैठे कि नहीं बैठे हैं, आग जल रही है तो आग के पास में बैठे होंगे, लेकिन वो साइडों से आके सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग पृथ्वीराज चौहान थर्ड की सेना पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, सुबह सुबह बस सुबह की जो क्रियाक्रम यानी क्रियाएं होती है सैनिकों की, जो लोगों की, वो ही नहीं कर पाए थे। ठीक है, सोच वगैरह कुछ लोग तो गए हुए थे, कुछ सो रहे थे, उठ भी नहीं पाते ढंग से, आंखें मसल के उठते हैं, बैर क्या हुआ है, तो इनके ऊपर आक्रमण कर देता है मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी की सेना। ठीक है, एक प्रकार से धोखा होता है, एक प्रकार से विश्वासघात कर सकते हैं। वह पहले यानी पृथ्वीराज थर्ड को विश्वास में लेता है मोहम्मद गौरी और फिर इस प्रकार से यानी अर्ली मॉर्निंग या जल्दी सुबह आक्रमण करता है।
युद्ध करे तो बड़े ढंग से करे, सामने से बोल के फिर करे युद्ध, फिर बताता पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गोरी को, लेकिन इस प्रकार से धोखा कर दिया था। तो 1192 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज थर्ड की सेना पर वापस आक्रमण करता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीत जाता है। अब देखिए बात आती है कि पृथ्वीराज थर्ड का फिर आगे क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा में जो सिरसा नामक स्थान है, सिरसा हरियाणा में पड़ता है सिरसा, तो हरियाणा के सिरसा नामक स्थान से पृथ्वीराज थर्ड को मोहम्मद गोरी गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी की सेना, मोहम्मद गोरी के सेनापति या मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज थर्ड को हरियाणा के सिरसा नामक स्थान से गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक, हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिर। ठीक है, हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिर। तो हसन निजामी ताज उल मासिर में उल्लेख करता है कि पृथ्वीराज थर्ड ने गोरी के अधीन शासन किया था। ठीक है, पर यानी हसन निजामी की जो पुस्तक है ताज उल मासिर, इसमें हसन निजामी उल्लेख करता है कि पृथ्वीराज थर्ड ने मोहम्मद गोरी के अधीन शासन किया था। यानी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज थर्ड को पकड़ता है, गिरफ्तार करता है, अजमेर ले जाता है और अजमेर ले जाकर वापस राजा बना देता है अपनी अधीनता में। ठीक है, फिर कहता है हसन निजामी कि कालांतर में पृथ्वीराज थर्ड वापस प्लानिंग करता है मोहम्मद गोरी को हराने की, यह षड्यंत्र रचता है। फिर मोहम्मद गोरी को पता चलता है और फिर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज थर्ड को मार देता है। ये तो एक्सेप्ट करता है, ये बात लिखता है हसन निजामी ताजुल मासिर। ठीक, यहाँ तक बात हो चुकी है। क्वेश्चन बनेगा कि ये बात कौन कहता है, ये उल्लेख कहां पर है कि पृथ्वीराज थर्ड ने मोहम्मद गोरी के अधीन शासन किया था। हसन निजामी की ताजुल मासिर में उल्लेख मिलता है। ठीक, इसके बाद आती है बात चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में क्या उल्लेख करता है, क्या एक्सेप्ट करता है। हालांकि इसकी जो ये पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इसका कुछ इतिहासकार, खूब से इतिहासकार खंडन करते हैं, भाई ये बात जो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का दोस्त था, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज थर्ड का दोस्त था, अच्छा दोस्त था। हालांकि यहाँ तक पढ़ते हैं अपन, उस फिल्म में भी थोड़ा बहुत अपन देखने को मिलता है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के साथ, पृथ्वीराज थर्ड के साथ उधर यानी गोरी के दरबार में जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रबरदाई क्या कहता है। चंद्रबरदाई कहता है, इस पुस्तक में उल्लेख करता है कि पृथ्वीराज थर्ड को मोहम्मद गोरी गिरफ्तार कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। ठीक है, अपने दरबार में ले जाकर इसकी हांकें निकाल लेता है, पृथ्वीराज थर्ड की हांकें निकाल लेता है मोहम्मद गोरी, या पृथ्वीराज थर्ड की हांकें फोड़ देता है मोहम्मद गोरी। चंद्रबरदाई यानी खुद के लिए कहता है, मैं पृथ्वीराज थर्ड का अच्छा दोस्त था, मैं पीछे पीछे गया गोरी के दरबार में, मैं मेरे राजा यानी पृथ्वीराज थर्ड से मिला तो मुझे सदमा लगा, मैं यानी गोरी को पूछा इस प्रकार से ये क्या किया मेरे राजा के साथ, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। जब आपको पृथ्वीराज थर्ड या मेरा राजा गिरफ्तार किया था प्रथम युद्ध के दौरान 91 में, तब आपने माफी मांगी थी, आपको छोड़ दिया गया था। तो कम से कम आपको इस प्रकार की जो गिरफ्तार कर ले, लेकिन इस प्रकार की जो घटना तो नहीं करना चाहिए था जो आंखें निकलवा ली। मोहम्मद गोरी चंद्रबरदाई को कहता है, वो तुम्हारी जो संस्कृति, वो जो तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि माफी मांगने पर छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन मेरा धर्म ऐसा नहीं कहता। मेरा धर्म तो ये कहता है, मैं मेरे धर्म के अकॉर्डिंग तुम्हारे को मारूंगा, यानी अब तेरे राजा को और तेरे को दोनों को मारूंगा। ठीक है, चंद्रबरदाई कहता है, अब ठीक है, हम दोनों आपकी गिरफ्तारी में हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। ठीक, लेकिन चंद्रबरदाई और बात बताता है पृथ्वीराज थर्ड के बारे में। पृथ्वीराज थर्ड के लिए चंद्रबरदाई कहते, देखिए पृथ्वीराज थर्ड का एक जो फैक्ट है, शब्दवेदी बाण। चंद्रबरदाई कहता है, ठीक है, आप हमें मारोगे, ये कन्फर्म है,
हम आपकी गिरफ्तारी में हैं, हम आपके अंडर में हैं। लेकिन जो मेरा राजा है, इसकी एक विशेषता है, वो विशेषता आज तक आपको पता नहीं है। और कम आप मारने से पहले एक बार वो जो विशेषता है मेरे राजा जो पृथ्वीराज थर्ड की, वो एक बार कम से कम देख तो लो, फिर मार देना, कोई बात नहीं। मोहम्मद गोरी कहता भाई क्या विशेषता है बता। चंद्रप्रदाय कहता है जो मेरा राजा पृथ्वीराज थर्ड है ये शब्दवेदी बाण चलाता है। मोहम्मद गोरी कहता है भाई क्या होता है शब्दवेदी बाण, कैसे चलाएगा, कि जो इसकी आंखें आपने फोड़ दिया, इसकी आंखें आपने निकलवा दी है, इसको अब दिखाई नहीं देता। लेकिन जिस तरफ से कोई भी बंदा या कुछ भी ऐसी चीज रख दो आप कि वो आवाज निकाले, और उस आवाज की तरफ पृथ्वीराज थर्ड या मेरा जो राजा है ये बाण चलाएगा और उसको भेद देगा एक प्रकार से, ठीक है। जो भी आप उस साइड चीज रखोगे वो आवाज निकालेगी, वैसे ही उसको भेद देगा, उस पर बाण चलाएगा, उस पर तीर चलाएगा, ठीक है। मोहम्मद गोरी को लगा अरे ये पागल बना था, इस प्रकार की बात थोड़ी ना हो सकती। चंद्रप्रदाय को कहता है गोरी या मैं ही मिला क्या सुबह सुबह, मुझे ही पागल बना रहा है, और कोई बात हो तो वो ही बता दे, ऐसे झूठ माट के इस प्रकार की जो बातें कर रहा है, ये बातें थोड़ी ना होती है। चंद्रप्रदाय कहता है एक बार आप ट्राई तो करो। हमारा राजा इस प्रकार की जो क्रिया में निपुण है, हमारे तो रामायण तक लिखी गई है, हमारे तो रामायण तक हो गई थी कि जिस प्रकार से राजा दशरथ अयोध्या नदी या सरयू नदी के किनारे जाते हैं, अपने साथियों को कहते हैं कि आज मैं, यानी जो भी नदी के किनारे जानवर पानी पीने आएगा वो जैसे छपाक की आवाज करेगा मैं वैसे ही मेरा बाण चलाऊंगा और उसको नष्ट कर दूंगा, उसको मार दूंगा। संयोगवश उस जगह उस नदी के किनारे उस दिन कोई जानवर तो आता नहीं है, और एक जो आज्ञाकारी पुत्र था अपने माता पिता को जो तीर्थों की यात्रा करवा रहा था, अंधे माता पिता को तीर्थों की यात्रा करवा रहा था, जिसको अपन श्रवण कुमार के नाम से पूजते हैं, रक्षाबंधन के दिन उसकी पूजा करते हैं, वो अपने माता पिता को लेकर आता है और उनको प्यास लगती है, उनकी प्यास बुझाने के लिए, उनकी प्यास मिटाने के लिए एक बर्तन लाता है और सरयू नदी से पानी लेने की कोशिश करता है। जैसे ही उसका बर्तन छपाक की आवाज़ करता है, जैसे ही उसका बर्तन बुद बुद की आवाज़ करता है, वैसे ही राजा दशरथ बाण चलाते हैं और उस आज्ञाकारी पुत्र की उस बाण से मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ को लगा कि यहाँ पर आज कोई जानवर नहीं है, यहाँ पर आज कोई व्यक्ति है और वो मारा गया है मेरे बाण से। वो चिल्लाता है तो राजा दशरथ उसके पास जाते हैं और उसको पता लगता है ये बात थी और ये ऐसे पानी लेने आया था। वो उस लाश को उठाता है और उसके अंधे माता पिता के पास लेकर जाता है राजा दशरथ, और वो उनको कहता है आपके जो बेटे की मृत्यु मेरे हाथों से हो गई है और मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। उसके जो अंधे माता पिता थे वो पुत्र वियोग में रो रहे थे, वो पानी को एक्सेप्ट नहीं करते, पानी नहीं पीते हैं और वो श्राप देते हैं राजा दशरथ को, जिस प्रकार से हम हमारे जो पुत्र वियोग में मर रहे हैं वैसे ही एक दिन तू भी तेरे पुत्र वियोग में मरेगा। आगे चलकर संयोग ऐसा ही होता है, कैकेयी के वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, और इसी प्रकार से जैसे यानी श्रवण कुमार के माता पिता तड़प तड़प कर मरे थे, वैसे ही पुत्र वियोग में राजा दशरथ अपने राम के वियोग यानी राम वनवास चले जाता है उनके वियोग में तड़प तड़प कर राजा दशरथ मरता है। इस प्रकार से अपने रामायण लिखी गई है। चंद्रप्रदाय मोहम्मद गोरी को बताता है ये पूरी बात हमारे तो रामायण तक हो गई थी इस शब्दवेदी बाण की वजह से, यानी राजा दशरथ भी शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे। उस दिन यानी अंधकार में वो कोई जानवर को मारना चाहते थे, जानवर का शिकार करना चाहते थे, लेकिन संयोगवश या गलती से वहां पर श्रवण कुमार आ जाता है और वो मारा जाता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी को लगा यार यही बात है तो एक बार ट्राई कर लिया जाए। मोहम्मद गोरी कहता है चल ठीक है ट्राई करते हैं। चंद्रप्रदाय कहता है मोहम्मद गोरी को भाई आप एक साइड में एक घंटा बांध दीजिए, एक घंटी बांध दीजिए, धातु की घंटी, ठीक है, घंटा जिसको बोलते हैं भाई वो बांध दीजिए। वो जैसे ही टन की आवाज करेगा जो मेरा राजा पृथ्वीराज थर्ड है उसी तरफ तीर चलाएगा या बाण चलाएगा और उसके ऊपर उसका शिकार करेगा एक प्रकार से। ठीक है, मोहम्मद गोरी ठीक करता है तैयार भाई, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म पे एक चबूतरे पे जो घंटा बांध दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म पे खुद पृथ्वीराज थर्ड को खड़ा कर देता है कि इस मैदान से या यहाँ से तू तीर चलाएगा, और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर गोरी भाई खुद वहाँ का राजा था, खुद शासक था, तो बड़े प्लेटफॉर्म पे वो खुद बैठ जाता है और वहाँ के आसपास की जनता थी भाई देखने के लिए हुटिंग कर रही थी।
चंद्रबरदाई प्लान तैयार करता है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज थर्ड को कहता है, जैसे जैसे यानी खुद की स्थानीय भाषा में, खुद की भाषा में समझाता है पृथ्वीराज थर्ड को, भाई तुझे घंटे के ऊपर तीर नहीं चलाना है। पृथ्वीराज कहता है तो कहाँ पर चलाना है। चंद्रबरदाई कहता है जिस प्रकार से मैं दोहा बोलूँ उस प्रकार से तुझे बाण चलाना है। ठीक है। चंद्रबरदाई कहता है 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्टप्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। ठीक है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्टप्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। चंद्रबरदाई कहता है इस दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज थर्ड को, पृथ्वीराज चौहान थर्ड को, पृथ्वीराज चौहान को कि 4 बांस जितनी दूरी पर 24 गज दूरी, 4 बांस और 24 गज और 8 उंगलियों की जितनी दूर एक प्लेटफॉर्म पर सुल्तान बैठा है, मोहम्मद गोरी बैठा है, आज चौहान तू चूकना मत, उसको मारना है तुझे। ठीक है। शब्द भेदी बाण चलाना जानता था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। लेकिन उसको पूरी दिशा चंद्रबरदाई अपने दोहे से बता देता है। ठीक है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्टप्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। इस दोहे के माध्यम से पूरी जो स्थिति बता देता मोहम्मद गोरी की चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को कि इस दिशा में तेरे को तीर चलाना है। और जो ही पृथ्वीराज थर्ड एक यानी मोहम्मद गोरी उस घंटे को बजवाता है और उस दोहे के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी पर तीर चला देता है और पृथ्वीराज चौहान मर जाता है। सॉरी, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान मार देता है। ठीक है। तो ये बात थी। ये चंद्रबरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में एक्सेप्ट करता है, उल्लेख करता है। हालांकि चंद्रबरदाई के द्वारा ये पुस्तक पूरी नहीं होती है, क्योंकि उधर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान को उधर मार दिया जाता है। और ऐसा कहता है चंद्रबरदाई, इस पुस्तक में उल्लेख और मिलता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के छुरा मार के एक दूसरे को मार लिया। ठीक है। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण से मार देता है और फिर हम दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर ली थी, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। चंद्रबरदाई कहता है पृथ्वीराज रासो में ये बात। ठीक है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रबरदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इसको पूरी चंद्रबरदाई खुद नहीं करता है, उसका एक बेटा था जालहन। तो जालहन कालांतर में पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट करता है, वो लिखता है। ठीक है। तो ये बात आती है। देखिए, ये जो चंद्रबरदाई जो पुस्तक है, इसके लिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये पूरी चंद्रबरदाई करता नहीं है, ये उल्लेख इस प्रकार से कैसा था, चंद्रबरदाई तो वहां पे मर गया था। तो फिर ये बात आती है भाई उसका बेटा जालहन इसको कंप्लीट करता है। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार इस पुस्तक को ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, इसमें कुछ त्रुटियां बताते हैं। और जो चंद्रबरदाई की जो जानकारी अपने को मिलती है, जो राज प्रशस्ति है मेवाड़ में राज सिंह के द्वारा लिखवाई गई, तो उस राज प्रशस्ति से ये जो जानकारियां मिलती हैं। ठीक है। राज सिंह जब प्रशस्ति लगवा रहे थे मेवाड़ में ठीक है, जो नौचो की पाल पर, तब वो कहते हैं भाई आसपास की जो किताबें हैं, जो ऑथेंटिक किताबें हैं, पृथ्वीराज चौहान का भी इतिहास अपने को जानना चाहिए और कुछ किताबें लेकर आओ अपने जो लोगों से कहते हैं। और कुछ लोग इधर आते हैं अजमेर की तरफ, और अजमेर से जो ये पुस्तक मिलती है पृथ्वीराज रासो, इसकी जो जानकारी राज सिंह राज प्रशस्ति में लिखवाता है और ये जो पुस्तक की जानकारी अपने को यहाँ से मिलती है। ठीक है। देखिए, जो ये 1676 में लगी थी राज प्रशस्ति और ये जो युद्ध हुआ था 1192 में युद्ध हुआ था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इतनी बाद में कुछ बातें तो ऐसे लगा बढ़ा के भी लिख दी जाती है, कर दी जाती है। ठीक है। जैसे 1192 में युद्ध हो रहा है, उत्तरायण का दूसरा युद्ध, और 1676 में राज प्रशस्ति लगवाई जा रही है। तो आप कैलकुलेशन निकाल के देख लेना कितना टाइम का अंतर आ रहा है, कितने टाइम बाद में राज प्रशस्ति लिखी जा रही है। ठीक है। तो ये बातें थोड़ी बहुत होती है, जो इतिहास की जो बातें होती हैं, आज यहाँ से जो बात चल रही है 10 साल 20 साल बाद में उसमें थोड़ी बहुत नमक मिर्ची कोई भी लगा देगा। ठीक है। तो ये बातें ऐसी ही होती है, इतिहास की बातें। ठीक है। तो ये राज प्रशस्ति से अपने को पृथ्वीराज रासो की जानकारी मिलती है। देखिए, फिर इस बात का भी खंडन करते हैं कुछ इतिहासकार की 1206 में अपने को कुछ जगह क्या है, अपन जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब अपने को बात पता चलती है कि 1206 में मोहम्मद गोरी वापस भारत पर आक्रमण करता है। कोई जो खोकर जाति का बंदा था, तो कोई खोकर जाति का जो बंदा था उसने छुरा मारकर मोहम्मद गोरी की हत्या की थी। तो भाई देखिए, अगर जब पृथ्वीराज चौहान उधर शब्दवेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार देता है, तो 1206 में मोहम्मद गोरी उधर भारत पर वापस आक्रमण कैसे कर रहा है। ठीक है। तो ये बातें इस प्रकार की है, कैसे न कैसे किसी न किसी प्रकार से फंसी हुई है। इतिहास को ढंग से नहीं दर्शाया गया है पृथ्वीराज चौहान वाले और मोहम्मद गोरी वाले इस इतिहास को। ठीक।
तो ये बात हो चुकी है तराइन के दूसरे युद्ध तक की। देखिए अब बात आती है पृथ्वीराज चौहान हारा क्यों था। पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुए थे, इनका क्या महत्व रहता है, ठीक है, परिणाम क्या आते हैं, सकारात्मक कुछ नकारात्मक परिणाम आते हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत अपन बात कर लेते हैं। अब जो बात होगी वो मौखिक बताने की कोशिश करूंगा, आप लिखना चाहो तो आप लिख लेना, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे लिख लेना। अपन बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण। आप हेडिंग डाल सकते हो पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण। आरएस मेंस की बात है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में इस प्रकार के जो कारण वगैरह नहीं पूछेंगे, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। आरएस मेंस जैसे जो सब्जेक्ट यानी एग्जाम होते हैं उनमें जो ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि 5 नंबर या 10 नंबर में पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन कीजिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का मूल्यांकन कीजिए, या पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण पूछ ले 2 नंबर 5 नंबर में पूछ ले, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें अपन कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान की जो सेना की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी मोहम्मद गौरी की सेना के मुकाबले कम थी या छोटी सेना थी, ठीक है, ये एक कारण था। देखिए पृथ्वीराज के चौहान के जो कुछ जो सेनापति थे वो अन्य युद्धों में व्यस्त थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान सभी जो सेनापतियों और पूरी सेना को एक साथ इस युद्ध में नहीं ला पाया था, क्योंकि उधर जो पड़ोसी राज्य थे उनके भी विरोध चल रहे थे, उनके भी उन साथ संघर्ष चल रहा था। तो पृथ्वीराज चौहान नहीं चाह रहा था कि मैं पूरी सेना को मेरे साथ रखूं और इधर पीछे से गलती से कोई आक्रमण करके मेरे जो राज्य पर अधिकार कर लेगा, तो कुछ या थोड़ी बहुत सेना पृथ्वीराज चौहान अपनी राजधानी वगैरह में यहाँ पर भी छोड़ के जाता है, ठीक है। तो पूरे सेनापति अपने साथ नहीं लेकर जाता है, ये एक कारण था। और अपन बात करें पृथ्वीराज चौहान के अपने पड़ोसी राज्यों से विवाद चल रहे थे, ठीक है, अपने पड़ोसी राज्यों से विवाद चल रहे थे। थोड़ी सी बात अभी फर्स्ट जो कारण में अपन बात कर चुके हैं, लेकिन जो युद्ध यानी विवाद चल रहे थे तो इसकी वजह से किसी भी पड़ोसी शासक ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, ठीक है। अगर पड़ोसी राज्यों से थोड़ा संबंध सही बनाकर रखता पृथ्वीराज चौहान तो पड़ोसी राज्यों के जो शासक थे, जो राजा थे, वो भी पृथ्वीराज चौहान का साथ दे सकते थे, ठीक है। तो ये भी एक कारण था कि पृथ्वीराज चौहान के अपने पड़ोसी राज्यों से विवाद चल रहे थे, इस वजह से कोई भी पड़ोसी शासक सहायता नहीं कर पाया था पृथ्वीराज चौहान की। तीसरा कारण अपन और पढ़ सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने जब जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, उसके यानी तो पकड़ लिया था, मोहम्मद गौरी को गिरफ्तार कर लिया था, गोविंदराज तोमर गिरफ्तार करके ले आता है, लेकिन माफी मांगने पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है, रिहा कर देता है, वापस भेज देता है। वापस जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, तो उसके लिए काफी समय मिल गया था, उसके लिए जो तैयारी करने के लिए मोहम्मद गौरी को काफी समय मिल गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पृथ्वीराज थर्ड ने तराइन के प्रथम युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी को तैयारी के लिए समय दे दिया था, काफी समय दे दिया था, ठीक है। अब और रीजन की बात करें, देखिए गौरी एक अच्छा सेनापति सिद्ध होता है, ठीक है, हार का कारण पढ़ रहे हैं अपन। मोहम्मद गौरी एक अच्छा सेनापति सिद्ध होता है, वो अपनी कूटनीति से किसी न किसी प्रकार से भाई दुश्मन को हराना जानता था, उसको कोई मतलब नहीं है, जैसे संस्कृति वगैरह से ज्यादा कोई मतलब नहीं था हराने के लिए, ठीक है। वो इस प्रकार की जो पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, वो किसी न किसी प्रकार से दुश्मन को हराना चाहता था, तो वो एक अच्छा सेनापति सिद्ध होता है गौरी। और दुश्मन की सेना यानी मोहम्मद गौरी के लिए तो पृथ्वीराज थर्ड दुश्मन था, ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड के लिए मोहम्मद गौरी दुश्मन था, तो उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया, पृथ्वीराज थर्ड को हरा देता है, ठीक है। तो ये कारण लिख लेना, भाई मोहम्मद गौरी का अच्छा सेनापति सिद्ध होता है और अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज थर्ड को हरा देता है। एक रीजन अपन पढ़ सकते हैं, जैसे अपने वाले राजाओं और दूसरे जो विदेशी राजा थे उनकी अगर तुलना करते हैं तो ये रीजन आप हर कहीं पे लिख सकते हो कि मोहम्मद गौरी की सेना हल्के हथियारों और घोड़ों का प्रयोग कर रही थी युद्ध में, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड की जो सेना थी भारी हथियारों और घोड़ों के साथ हाथियों का भी प्रयोग कर रही थी, ठीक है। कुछ हथियार हल्के भी थे, कुछ ज्यादातर हथियार इधर अपने वाली जो सेनाएं होती थी उनके पास हथियार भारी होते थे, और इनके पास जो युद्ध करने के लिए जानवर होते थे वो हाथी होते थे, ठीक है। अब हाथी की पहले अपन हल्दी घाटी के समय में बात कर चुके हैं कि हाथी मुंह जल्दी से नहीं कर पाता, घोड़ा जल्दी से मुंह कर सकता है, ठीक है। तो हाथी घूमने करने में टाइम लेता है, इतने में तो सामने वाला 2-4 वार कर दे, 2-4 को सलटा दे। और वैसे ही इनके जो हथियार होते थे अपने वाले के, जो 70-70, 80-80 किलो के भाले अपन जानते हैं भाई, इनके भाले इतने ज्यादा वेट वाले होते थे, तो इनके जो हथियार होते थे अपने वालों के ज्यादा वेट वाले होते थे। इनके पास जानवरों में घोड़े और हाथी होते थे, उनके पास हल्के हथियार, गोरी की सेना के पास हल्के हथियार थे, जैसे तलवारें वगैरह हल्की थी और घोड़े थे ज्यादातर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना।
हर युद्ध के बाद, हर युद्ध जो हार के कारण में ये लिख सकते हो, अपने वालों की तुलना करो यानी विदेशी आक्रमणकारी के साथ, तो ये बात लिख सकते हो। ये हुए हैं कारण, पृथ्वीराज चौहान के हार के कारण पड़े हैं। अब बात आती है महत्व की। तराइन युद्ध का महत्व बात करें तो इसको भी आप सुन लेना, आपकी इच्छा हो तो आप लिख लेना। ये भी मेंस का मामला है, मेंस का मैटर है, ठीक है। महत्व की बात करें, देखिए पृथ्वीराज चौहान की जो हार होती है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की जब हार होती है तराइन के दूसरे युद्ध में, द्वितीय युद्ध में 1192 में, इसके बाद में भारत पर विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की जब हार होती है दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में, इसके बाद में भारत पर विदेशी शासन या विदेशी आक्रमणकारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे गौरी आक्रमण करता है 1192 में, गौरी हरा देता है पृथ्वीराज थर्ड को, तो गौरी राज करता है, गौरी का इधर राज हो गया था, यानी अधिकार कर लेता है, ठीक है। गौरी के बाद में फिर आते हैं गुलाम वंश वाले, ठीक है। गौरी के बाद में गुलाम वंश वाले आते हैं, गुलामों के बाद में फिर खिलजी वंश आता है, ठीक है। गौरी जैसे तुर्कों में जैसे गौरी आता है, फिर गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, जिसकी अपन लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में बात करे थे, तुगलक वंश की, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, और फिर नासिरुद्दीन, जैसे अपन तुगलक वंश की बात की थी पिछले क्लास। तुगलक वंश के बाद में आते हैं सैयद के बाद में लोधी वंश आता है, ठीक है। लोधी वंश के बाद में मुगल आते हैं, और मुगलों के बाद में अंग्रेज आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पृथ्वीराज थर्ड की हार के बाद में भारत पर विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में और अपन बात करें कि राजपूतों की जो उभरती हुई महत्वाकांक्षाएं थी, ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि राजपूतों की जो उभरती हुई जो महत्वाकांक्षाएं थी वो समाप्त हो गई थी, ठीक है। राजपूतों की उभरती हुई महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई थी तथा पृथ्वीराज थर्ड के बाद में कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया, ठीक है। राजपूतों की उभरती हुई महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, और पृथ्वीराज थर्ड के बाद में कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाता है। देखिए एक हिंदू राजा था हेमू दिल्ली पर अधिकार कर पाता है, हालांकि उसके लिए ऐसा कहा जाता है 3 से 4 दिन, 2 से 4 दिन तक का वो राजा बनता है। अकबर के साथ उसका युद्ध होता है, हालांकि वो फिर हट जाता है, ठीक है। तो उसका ज्यादा उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो कोई बड़ा राजा या राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया था। इसके बाद में बात करते हैं कि पृथ्वीराज की हार के बाद मोहम्मद गौरी के जो उत्तराधिकारी थे उनके लिए भारत पर राज करना आसान हो गया था, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड की हार के बाद मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत पर राज करना आसान हो गया था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंस के रूप में आप लिख सकते हो। देखिए तुर्क शासन की स्थापना होती है पृथ्वीराज थर्ड की हार के बाद में। अब त्रैन के द्वितीय युद्ध की में हार होती है पृथ्वीराज थर्ड की, तो इस हार के बाद में तुर्क शासन की स्थापना भारत में होती है। इस तुर्क शासन की स्थापना के बाद में भारत में यह भारतीय कला और संस्कृति में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं, ठीक है। तुर्क शासन की स्थापना के बाद भारतीय कला और संस्कृति में कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। बात करते हैं पहले सकारात्मक की, फिर नकारात्मक भी देख लेंगे। देखिए सकारात्मक की बात करें, भाई सकारात्मक परिणाम क्या दिखाई देते हैं कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति, ठीक है, हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति का विकास होता है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यानी सकारात्मक परिणाम देख रहे हैं पृथ्वीराज थर्ड की हार के बाद में, यानी तुर्क शासन की स्थापना के बाद में सकारात्मक परिणाम देखें तो हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति का उदय होता है, जिसके कारण स्थापत्य कला, संगीत और चित्रकला का विकास होता है या चित्रकला पर दिखाई देता है इसका प्रभाव, ठीक है। हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति का उदय होता है जिसका प्रभाव संगीत, चित्रकला और लोक कलाओं पर दिखाई देता है। देखिए संगीत चित्रकला को मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म में गलत माना जाता है, ठीक है, हराम माना जाता है। लेकिन जब इनकी स्थापना होती है, तुर्क शासन की स्थापना होती है, तो वो सोचते भाई ठीक है, अच्छी बात है, इनके साथ अपन रह रहे हैं, तो फिर जो संस्कृति का उदय होता है, संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, लोक कला को बढ़ावा मिलता है, ठीक। देखिए भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन शुरू होते हैं, ठीक है। सूफी संत और भक्ति जो आंदोलन करने वाले थे उनको भी लगता है भाई जो शासक है भाई अच्छे हैं, भाई धर्म को लेकर जो कट्टर हैं ये अपने से भी ज़्यादा सुव्यवस्थित है, संगठित है, तो फिर जो सूफी संत और जो भक्ति आंदोलन
को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, सूफी और भक्ति आंदोलन को बढ़ावा मिलता है तुर्क शासन की स्थापना के बाद। ये हुए हैं सकारात्मक परिणाम। कुछ नकारात्मक परिणाम भी देख की बात करें। देखिए, बौद्ध संस्कृति को नुकसान हुआ था, ठीक है। नकारात्मक परिणामों की बात करें तो मुस्लिम शासकों द्वारा कई मंदिरों और मठों को तोड़ा गया था, ठीक है। मुस्लिम शासकों के द्वारा कई मंदिरों और मठों को तोड़ा गया था। मठ बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल जो भी होते हैं उनको मठ कहते हैं, ठीक है। तो मंदिरों और मठों को तोड़ा गया था, जिससे हिंदू और बौद्ध संस्कृति का पतन होता है, ठीक है। मंदिरों को तोड़ने से हिंदू संस्कृति का पतन होता है और मठों को तोड़ने से बौद्ध संस्कृति का पतन होता है। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि 1200 ईस्वी के बाद तो लगभग बौद्ध संस्कृति का पतन ही हो गया था भारत से, ठीक है। 1200 ईस्वी के आसपास बौद्ध संस्कृति भारत से लगभग समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आती है नकारात्मक परिणामों की। अब बात आती है कि पृथ्वीराज चौहान संस्कृति या सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी अव्वल रहा है। थोड़ी बहुत उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी रही है। तो पृथ्वीराज III ने एक कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, पृथ्वीराज III ने कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की थी और इस जो विभाग का जो मंत्री बनाया था पद्मनाभ को बनाया था, ठीक है। जो कला और संस्कृति विभाग की अलग से स्थापना की थी पृथ्वीराज III ने, और इस विभाग का जो मंत्री जो अधिकारी बनाया था पद्मनाभ को बनाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब बात आती है दरबारी विद्वानों की। देखिए, दरबारी विद्वानों में अपन चंद्रबरदाई की बात कर चुके हैं, जिसकी पृथ्वीराज रासो पुस्तक, आप नाम लिख लेना। देखिए, ये नाम लिखा हुआ है चंद्रबरदाई, ये इनके दरबार में हुआ करते थे चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, ये भी लिख लेना। एक और नाम लिख लेना दरबारी विद्वानों में, जयानक, ठीक है। तो जयानक की पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। तो अपन जयानक की पृथ्वीराज विजय की भी पिछली क्लासेस में कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं, ठीक। तो थोड़ा ध्यान रखना, जैसे अपन चौहान पढ़े थे उसी समय बात किए थे, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। जयानक अब नाम लिख लेना। तो जयानक की पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। और जो विद्वान हुए थे वागीश्वर जनार्दन, देखिए जो वागीश्वर जनार्दन है एक ही नाम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अलग अलग में लिख दें ऊपर नीचे तो ये थोड़ा मसोना अलग अलग बैक होंगे। वागीश्वर जनार्दन एक ही नाम है, ये भी इनके दरबार में दरबारी विद्वान हुए थे, तो ये नाम लिख लेना। विश्वरूप और विद्यापति गौड़, ये अलग अलग विद्वान थे, तो इनका नाम लिख लेना। चंद्रबरदाई, जयानक, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप और विद्यापति गौड़, ठीक है। तो ये 4-5 जो लोग थे ये इनके दरबार में थे, ठीक है। विद्यापति गौड़, विश्वरूप, वागीश्वर जनार्दन, जयानक और चंद्रबरदाई, ठीक है। देखिए, बात आती है पृथ्वीराज यानी चौहान या पृथ्वीराज III की कुछ उपाधियों की। पृथ्वीराज III की जो उपाधियां हैं, एक तो दलपंगुल है, ठीक है, और एक है रायपिथोरा। दो उपाधियां थी पृथ्वीराज III के पृथ्वीराज चौहान की, दलपंगुल और दूसरी रायपिथोरा। देखिए, एक फैक्ट और लिख लेना कि जो पृथ्वीराज III अपन अभी बात कर रहे थे कला संस्कृति की, इधर लिख लेना। पृथ्वीराज III ने दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। दिल्ली में पृथ्वीराज III ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। रायपिथोरा उपाधि थी पृथ्वीराज III की, दलपंगुल उपाधि थी। दल का मतलब होता है सेना, पंगुल का मतलब जीतने वाला, सेनाओं को जीतने वाला, ठीक है। राय पिथौरा पृथ्वीराज III को कहते थे, ठीक है। तो राय का मतलब होता है राजा, पिथौरा पृथ्वीराज III को कहते थे। तो पिथौरागढ़ किले का निर्माण भी करवाता है पृथ्वीराज III। ये बात हो गई है उपाधियों की। अब एक जो लास्ट और बात बचती है
वो थोड़ी सी ध्यान दे लेते हैं। पृथ्वीराज थर्ड का मूल्यांकन, ये भी मेंस का मैटर है, ठीक है। तो इसकी भी थोड़ी सी मैं मौखिक बता देता हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। पृथ्वीराज थर्ड का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से भाई पृथ्वीराज थर्ड पर कुछ इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि भाई दूरदृष्टि सोच वाला राजा नहीं था, ठीक है, और एक मैच्योर और एक परिपक्व, ठीक है, मैच्योर या परिपक्व राजा नहीं था पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन करते हैं अपन कि देखिए कुछ इतिहासकार या कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति और अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाते हैं या लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन इन आरोपों से पृथ्वीराज थर्ड को मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। जो अपनी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बता रहे हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का अपन मूल्यांकन आप हेडिंग डाल लेना, मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ कि कुछ इतिहासकार पृथ्वीराज थर्ड को अपरिपक्व राजा और अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम इन आरोपों से पृथ्वीराज थर्ड को मुक्त कर सकते हैं। कैसे मुक्त कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। लैंग्वेज पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हो। जैसे तराइन के दूसरे युद्ध से पहले पृथ्वीराज किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करता है, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड या तराइन के दूसरे युद्ध से पहले पृथ्वीराज किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करता है, इसलिए उसे अपरिपक्व राजा नहीं बताया जा सकता है या अपरिपक्व राजा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो कि दुश्मन की भागती हुई सेना, ठीक है, दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना और माफी मांगने पर छोड़ देना उस समय की या तत्कालीन समय की हिंदू संस्कृति या सनातन धर्म के रीति रिवाज थे, ठीक है, या आदर्श थे। दुश्मन की भागती हुई सेना और माफी मांगने पर छोड़ना हिंदू संस्कृति या सनातन धर्म के आदर्श थे, ठीक है। आज भी कोई अपने पास में आ जाता है अपना जो विरोधी हो और वो आपकर कोई भी गलती की माफी मांग लेता है तो आज भी अपन उसे माफ कर देते हैं। आज भी कोई दो चार बंदे एक बंदे को पीट कर आ जाते हैं तो कोई सामने वाला वापस आता है और ये धमकी देता है यार आप तो 4-5 लोग एक साथ मिलकर पीट दिए हो मेरे को, या दम तो अकेले आकर बताओ, इस प्रकार की बातें करते हैं, ठीक है। तो ये आज भी थोड़ी इस प्रकार की बातें की जाती हैं। तो फिर आज और लिख सकते हैं तथा पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था, ठीक है। तो ये बात हो गई है। हालांकि पृथ्वी अब लास्ट में थोड़ी सी बात ये भी लिख सकते हैं, हालांकि पृथ्वीराज थर्ड की हार ने भारत की गुलामी का रास्ता या भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, ठीक है। हालांकि पृथ्वीराज थर्ड की हार ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था या रास्ता साफ कर दिया था, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में मिडिवल हिस्ट्री में उनके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मूल्यांकन था पृथ्वीराज थर्ड का। पृथ्वीराज थर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, बड़े राजा हुए थे, वीर राजा हुए थे, हर किसी से हराने से नहीं आ रहे थे। पृथ्वीराज थर्ड तराइन के दूसरे युद्ध से पहले ऐसा माना जाता है कि वे किसी युद्ध में हार का सामना नहीं करते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी छल कपट से विश्वासघात करता है, धोखा करता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी आक्रमण कर देता है। इस प्रकार से पृथ्वीराज थर्ड हार जाता है, ठीक है। और जो कुछ इतिहासकार उसको कहते हैं कि भाई जो मोहम्मद गोरी के अधीनकारी यानी शासन किया था, कुछ कहते हैं भाई मार दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो कौन सा इतिहासकार क्या कहता है, ठीक है। पर्टिकुलर कोई इतिहासकार का नाम देकर पूछ लेते हैं तब थोड़ा सा बताना जरूरी होता है। ये बड़े राजा थे चौहानों के, पृथ्वीराज थर्ड जिसको तराइन के दूसरे युद्ध में हारने के बाद में भी इस स्तर तक याद किया जाता है। देखिए ये थोड़ा सा आप सोच के देखो, जैसे पृथ्वीराज थर्ड अगर उसको तराइन के प्रथम युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी को पकड़ के मार देता तो शायद युद्ध नहीं होता, आगे द्वितीय युद्ध नहीं होता, उनका आक्रमण नहीं होता, कब्जा नहीं होता। लेकिन क्या वो मार देता तो आज पृथ्वीराज थर्ड को इस प्रकार से याद किया जाता। वो संस्कृति का भी पालन कर रहा था, दुश्मन माफी मांगे तो उसको छोड़ रहा था। तो इस प्रकार की बातें थी जो उसको आज तक जनता के दिलों में बसाई रख रही है, ठीक है। वरना हर कोई बुला दिया जाता है, गलत बंदा होता है वो बुला दिया जाता है, ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट को चौहानों की रियासत पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।